ड्रैगन मदर ने कभी नहीं सोचा था कि 2000 साल से भी ज्यादा उम्र का उसका शरीर एक ऐसे लड़के को पूरी तरह दीवाना बना देगा जो अभी अभी जवान हुआ था। उसने तो सबके सामने अपनी फीलिंग्स भी बता दी थी। ये देखकर सभी लोगों को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ड्रैगन मदर ने उसकी फीलिंग्स को मान लिया। असल में उस लड़के का नाम थियो था और वो रागनार फैमिली का था। रागनार फैमिली में पीढ़ियों से एक खास ताकत चली आ रही थी। रागनार खून वाला हर इंसान जन्म से ही मैजिक, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्वॉर्ड्समैनशिप में जबरदस्त टैलेंट लेकर पैदा होता था। लेकिन थियो अलग था। उसका टैलेंट बहुत ही आम था, यहाँ तक कि उसका मेंटोर लेंटिन भी मानता था कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए लेंटिन ने दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश रच ली और उन्हें रोज पैलेस में घुसने में मदद की। उसने थियो की माँ सिसिलिया की मौत भी करवा दी। जब थियो अपनी माँ की ठंडी पड़ी हुई लाश को देख रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ दुख था। मरते समय उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था, अगर उसे भी अपने परिवार वाला टैलेंट मिला होता तो क्या सब कुछ अलग होता। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सबसे पहले उसे लेंटिन का गंदा चेहरा दिखाई दिया। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ गई। लेंटिन के मुंह पर एक घूंसा मारो। थियो को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भरी हुई नफरत बाहर निकालने का मौका मिल गया था, इसलिए उसने सीधा एक घूंसा मार दिया। लेकिन बदले में लेंटिन ने उसे बुरी तरह पीट दिया। लेंटिन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, आज का लेसन खत्म हो चुका है। ब्लूमिंग फेस्टिवल में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है। मैं समझता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, लेकिन जो अप्रेंटिस अपने मेंटोर पर गुस्सा निकालता है उसे कोई दया नहीं मिलती, और एक रागनार होने के नाते तुम्हें अपनी तलवार पर भरोसा करना चाहिए, बेवजह की मारपीट पर नहीं। ये कहकर लेंटिन मुड़ा और वहाँ से चला गया। थियो पूरी तरह कंफ्यूज था, लेकिन जब उसे याद आया कि वो दर्द कितना असली था तो उसे अचानक सब समझ आ गया। ये मरते समय दिखने वाला कोई सपना नहीं था, वो सच में दोबारा जन्म ले चुका था। उसने फिर से सिस्टम इंटरफेस को देखा और पाया कि बिगिनर मिशन पहले ही पूरा हो चुका था और रिवॉर्ड वही चीज थी जिसका वो हमेशा सपना देखता था, रागनार ब्लडलाइन का एक्सक्लूसिव टैलेंट। उधर लेंटिन सिसिलिया से मिलने गया। सबसे पहले उसने थियो के टैलेंट की कमी का मजाक उड़ाया, फिर पूरे भरोसे के साथ कहा कि वो यंग मास्टर को वो सब कुछ सिखाएगा जो वो जानता है और ब्लूमिंग फेस्टिवल में उसे चमका देगा। ये सुनकर सिसिलिया बहुत खुश हो गई और उसने तुरंत रिवॉर्ड के तौर पर लेंटिन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। वहाँ से निकलते समय लेंटिन ने सिक्कों से भरी भारी थैली को देखा और हंस पड़ा। जैसी माँ वैसा बेटा, खून सच में कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ रहकर मुझे अच्छा पैसा भी मिल रहा है और मैं खुद को रागनार परिवार के सीधे वंशज का मेंटोर भी कह सकता हूँ, और बदले में मुझे बस उस इंसान को थियो की जानकारी देनी है और उसकी ग्रोथ को रोकना है। मेरा फ्यूचर तो पूरी तरह सिक्योर है। किसने सोचा था कि रागनार परिवार का निकम्मा बेटा मेरी गोल्डन टिकट बन जाएगा। उसी समय थियो उसके पास से तेजी से गुजरा। लेंटिन ने उसकी पीठ को देखा और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। क्या बदतमीज और बिना टैलेंट वाला लड़का है, अपने टीचर को ग्रीटिंग तक नहीं कर सकता। जब थियो ने आखिरकार अपनी माँ को देखा तो वो तुरंत जाकर उनसे लिपट गया। सिसिलिया ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेनिंग करते करते बहुत ज्यादा थक गया है। वो उसे संभालने ही वाली थी कि तभी उन्होंने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। अपनी माँ को देखते हुए थियो ने मन ही मन कसम खाई कि वो फ्यूचर बदल देगा। अभी वो कमजोर था, लेकिन अगर वो रहस्यमयी सिस्टम विंडो सच बोल रही थी तो वो और ताकतवर बन सकता था, इतना ताकतवर कि उस खतरनाक पावर स्ट्रगल से बच सके। तभी सिस्टम ने उसे फिर से याद दिलाया और उसके शरीर को उसकी आखिरी लिमिट तक धकेलने का आदेश दिया। थियो सबसे ज्यादा लेंटिन से बदला लेना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अपने इस कमजोर शरीर के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। अभी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जितनी जल्दी हो सके ताकतवर बनना था। अगर सिस्टम विंडो ने उससे झूठ नहीं बोला था तो वो उन सभी रास्तों पर दौड़ेगा जिन्हें वो पिछली जिंदगी में पूरा नहीं कर पाया था। वो हर वो वार करेगा जो वो पहले नहीं कर पाया था। इस बार वो सच में ताकतवर बनेगा। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद थियो ने आखिरकार एडमिनिस्ट्रेटर ईवलिन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये कई दिनों से बिना सोए और बिना आराम किए ट्रेनिंग कर रहा है। इतनी मजबूत विल पावर वाला इंसान क्या सच में बिना टैलेंट का हो सकता है? उस समय सिस्टम प्रोग्रेस पहले ही 97% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद थियो ने एक पल के लिए भी ढील नहीं दी, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले उसने थोड़ी देर आराम किया था और कंप्लीशन रेट बहुत तेजी से गिरने लगी थी, इसलिए उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। आखिरकार लगातार मेहनत की वजह से थियो ने सिस्टम द्वारा दिया गया टास्क पूरा कर लिया, लेकिन उसने अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा थका दिया था और थकावट की वजह से वही गिर पड़ा। जब थियो ने दोबारा आंखें खोली तो ईवलिन ने उससे नरमी से कहा, तुम सुबह होने से पहले अकेले ट्रेनिंग करते समय
समय बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। ये फोर्थ ट्रेनिंग ग्राउंड का रेस्ट एरिया है। चाहे तुम रागनार ही क्यों न हो, इतनी लापरवाही से ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा। लेकिन यंग मास्टर, रागनार परिवार ब्लूमिंग फेस्टिवल से पहले मना कोर खोलने की इजाजत नहीं देता। तुम्हें ये बात पता है ना? थियो को समझ नहीं आया कि उसने अचानक ये बात क्यों कही, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाकर हाँ कर दी। तब ईवलिन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारे बेहोश होने से पहले तुम्हारे आसपास मना वेव्स दिखाई दी थी और वे बिल्कुल वैसी थी जैसी मना कोर खुलने के साइंस होते हैं। यंग मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपना मना कोर पहले ही खोल लिया हो? ये सुनते ही थियो का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसके मन में तुरंत एक ही बात आई, क्या मजाक कर रही हो? अगर ऐसा होता तो क्या मैं अभी भी जिंदा होता? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि बेहोश होने से ठीक पहले उसे सिस्टम से एक रिवॉर्ड मिला था और वो रिवॉर्ड था ड्रैगन हार्ट। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, ड्रैगन हार्ट एक ड्रैगन का दिल था जो माना कोर को अपने अंदर रख सकता था। माना कोर अपनी पूरी ताकत तभी दिखा सकता था जब वो दिल के अंदर हो, लेकिन इंसानों का दिल माना कोर का दबाव नहीं झेल सकता था। इसी वजह से ड्रैगन्स के उल्टा इंसानों को अपना कोर पेट के निचले हिस्से में रखना पड़ता था। यही कारण था कि रागनार फैमिली समेत दुनिया भर के वॉरियर्स ड्रैगन हार्ट पाने के लिए पागल थे, क्योंकि ये किसी भी इंसान को बहुत बड़ा पावर हाउस बनाने का शॉर्टकट था। लेकिन इंसान अपनी जन्म से मिली लिमिट्स को कभी पार नहीं कर पाए और अब वही ड्रैगन हार्ट थियो के हाथ लग चुका था। लेकिन इस समय उसके सामने एक और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी थी। जब से ईवलिन ने अपना बायां हाथ खोया था, तब से वो एक्टिव ड्यूटी छोड़ चुकी थी। अब वो सिर्फ फोर्थ ट्रेनिंग ग्राउंड की एडमिनिस्ट्रेटर थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो व्हाइट आर्मोर्ड ड्रैगन नाइट्स की वाइस कैप्टन हुआ करती थी। यहाँ तक कि उसकी ताकत को कैप्टन डीमोनिक ड्रैगन ने भी माना था। और सबसे बड़ी बात, ईवलिन अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज्यादा सख्त थी। उसे किसी का स्टेटस या पावर फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गलत चीजों को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। असल में उसका यही स्वभाव उसकी डायरेक्ट लाइन मेंटोर वाली पोजीशन छीनने की वजह बना था। मतलब अगर ईवलिन को पता चल जाता कि थियो के शरीर में ड्रैगन हार्ट से बना माना कोर मौजूद है, तो हो सकता था कि उसे उसी समय मार दिया जाए। लेकिन थियो पहले से इसकी तैयारी करके बैठा था, इसलिए उसने उल्टा ईवलिन से सवाल पूछ लिया। आप कह रही है कि सिर्फ एक एहसास के आधार पर आप मुझे सजा दे देंगी? मैं रागनार फैमिली का हेir हूँ। अगर आपका शक गलत निकला तो क्या ये रागनार ब्लड लाइन की बेइज्जती नहीं होगी? थियो की बात सुनकर ईवलिन कुछ पल के लिए रुक गई, फिर उसने जवाब दिया, बिल्कुल, वो भी प्रिंसिपल का मामला है। थियो ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और एक अदृश्य दबाव छोड़ते हुए कहा, अच्छा, तो जब आपको हेir की बेइज्जती करने का अंजाम पता है तो आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए। ईवलिन ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने सीधा अपना हाथ थियो के पेट पर रख दिया। लेकिन कई सांसें बीत गई और कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं आया। ये देखकर ईवलिन हैरान रह गई। यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या सच में मुझसे गलती हो गई? होश में आते ही वो तुरंत एक घुटने पर बैठ गई। मैंने रागनार फैमिली की बेइज्जती की है, कृपया मुझे सजा दीजिए। थियो मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा, क्योंकि ड्रैगन हार्ट आम माना कोर से पूरी तरह अलग था। उसकी मौजूदगी को उसका मालिक अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। जब भी थियो चाहता वो उसके माना को पूरी तरह छुपा सकता था। और वैसे भी किसी इंसान के पास ड्रैगन हार्ट हो सकता है, ये बात दुनिया को कई साल बाद पता चलने वाली थी। थियो ने हाथ हिलाते हुए कहा, सजा की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। और वैसे भी आजकल कितने लोग हैं जो सच जानने के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा देते हैं। रेस्ट एरिया से बाहर निकलने के बाद थियो ने मन ही मन कसम खाई, ड्रैगन हार्ट और अपनी पिछली जिंदगी के 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो इस जिंदगी में इतना ताकतवर बनेगा कि हर चीज को अपने पैरों तले कुचल देगा। ड्रैगन हार्ट मिलने के बाद थियो हर दिन लेंटिन की क्लासेस में जाने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लेंटिन जानबूझकर उसे अजीब और बेकार स्वॉर्ड टेक्निक सिखा रहा था। थियो अच्छी तरह समझ चुका था कि पर्दे के पीछे कोई न कोई लेंटिन को कंट्रोल कर रहा है और उसका असली काम मेंटोर बनने का नाटक करते हुए थियो पर नजर रखना था। ये सोचते ही थियो ने अचानक अपने हाथ की लकड़ी की तलवार तोड़ दी। फिर उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारी जैसी थर्ड रेट स्किल्स के साथ तुम इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैन कैसे बन गए? थियो ने मन ही मन सोचा कि अगर वो लेंटिन को मेंटोर की पोजीशन से हटवा दे तो लेंटिन को अपने पीछे छिपे मास्टरमाइंड से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। और जैसे ही ऐसा होगा वो पता लगा लेगा कि उसके पीछे असली इंसान कौन है। कुछ समय बाद कमीलिया पैलेस के अंदर एक स्वॉर्ड्समैन ने एक्सियोन को रिपोर्ट दी, माय लॉर्ड, एक हफ्ते बाद रागनार फैमिली का बेकार बेटा अपने मेंटोर के साथ स्वॉर्ड ड्यूअल करने वाला है। लगता है कि वो अपने मेंटोर को सही ट्रेनिंग न देने का दोष दे रहा है। इस ड्यूअल के बाद शायद वो आधा अपाहिज हो जाए। ये सुनते ही एक्सियोन ने अपना वाइन कप उठाकर उस स्वॉर्ड्समैन पर फेंक दिया। और मुझे इससे क्या मतलब होना चाहिए कि कोई बेकार कूड़ा आधा अपाहिज हो जाएगा? उसकी आवाज में साफ गुस्सा था। लेकिन एड ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, बिल्कुल मतलब होना चाहिए। अक्सर चीजें एक छोटी सी लापरवाही की वजह से बर्बाद हो जाती है।
ये सुनकर एक्सियोन हंस पड़ा और बोला, ये बात सिर्फ टैलेंट वाले लोगों पर लागू होती है। अंकल, आप जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। एड की नजरें तुरंत ठंडी हो गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, भूलो मत, रागनार के लिए सबसे छोटी संभावना भी सब कुछ पलटने के लिए काफी होती है। एक हफ्ते बाद फोर्थ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर थियो बहुत परेशान था। शुरुआत में उसका मकसद सिर्फ लेंटिन को थोड़ा शर्मिंदा करना और उसे पोजीशन से हटवाना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई थी तो वो लेंटिन से पुराना हिसाब भी बराबर कर सकता था। एक हफ्ता पहले थियो सिर्फ लेंटिन को हटाकर अपनी नजरों से दूर करना चाहता था, लेकिन तभी इवलिन ने एक सजेशन दिया, क्यों न इसे रागनार तरीके से सुलझाया जाए, फैसला एक स्वॉर्ड ड्यूअल के जरिए किया जाए। ये सुनकर सभी लोगों को ये आइडिया पसंद आ गया और देखते ही देखते मामला ड्यूअल तक पहुंच गया। इस समय भी लेंटिन वही नकली मुस्कान लिए खड़ा था। उसने थियो को देखते हुए कहा, यंग मास्टर, अगर आप अभी माफी मांग ले तो मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ अपने घमंड की वजह से अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। थियो ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और शांत आवाज में कहा, ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। इसके बाद उसने अपने एक्शन से बाकी बात समझा दी। असल में एक हफ्ता पहले जब इवलिन ने उसका प्लान रोक दिया था, थियो उसके पास गया और पूछा कि उसने स्वॉर्ड ड्यूअल का सजेशन क्यों दिया। इवलिन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। अगर खरपतवार हटानी है तो उसकी जड़ भी निकालनी पड़ेगी। साफ है कि लेंटिन के पीछे कोई है। सिर्फ उसे हटाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। जब मैंने उसे तुम्हें वो अजीब स्वॉर्ड टेक्निक्स सिखाते देखा तो मैंने उसके बारे में थोड़ा पता लगाया, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे पता चला कि लेंटिन के सारे निशान कमीलिया पैलेस की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर थियो चौंक गया। कमीलिया पैलेस, तो ये सब फिर से उसी घटिया सक्सेशन स्ट्रगल की वजह से हो रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा, आपने जितना पता लगाया है वो उम्मीद से ज्यादा है। लेकिन मेरी अभी की ताकत लेंटिन को हराने के लिए काफी नहीं है। तो आपका प्लान क्या है? इवलिन ने शांत आवाज में जवाब दिया, यंग मास्टर, आप अपनी पोटेंशियल को बहुत कम समझ रहे हैं। मुझे आपको पर्सनल ट्रेनिंग देने दीजिए। एक हफ्ते के अंदर लेंटिन जैसा इंसान आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सही बात कहें तो अपने ओरिजिनल मेंटोर को छोड़कर मुझसे ट्रेनिंग लेना रूल्स के खिलाफ है। लेकिन लेंटिन जैसा आदमी मेंटोर बनने के लायक ही नहीं था। थियो को उम्मीद नहीं थी कि मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उस दिन इवलिन पर एहसान करना सच में सही फैसला था। उधर लड़ाई जितनी लंबी चलती गई, लेंटिन उतना ही बेचैन होता गया। थियो में पहले कभी कोई टैलेंट नहीं दिखा था, लेकिन ड्यूअल शुरू होने के बाद से वो लेंटिन के हर अटैक को रोक पा रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा था? जैसे ही लेंटिन का रिदम बिगड़ने लगा, थियो ने शांत आवाज में पूछा, तुम्हारे पीछे कौन है? फिर उसने कहा, मुझे अंदाजा लगाने दो, कमीलिया पैलेस। सही कह रहा हूँ ना लेंटिन? वैसे तुम्हें पता है हाथ कटने का एहसास कैसा होता है? थियो के इतना कहते ही अगले पल लेंटिन का एक हाथ कटकर अलग हो गया। अब लेंटिन लड़ने के काबिल नहीं बचा था। उसे देखकर थियो को आखिर यकीन हो गया कि वो सच में पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब से वो सिर्फ और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। फिर थियो ने कहा, याद है पिछली बार तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं खुद था। तो अगर आज तुम यहाँ मरते हो तो उसकी वजह भी तुम खुद ही हो। उस पल वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस बेकार यंग मास्टर को वे जानते थे, उसने सच में एक इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन बजा, स्किल ऑब्जर्वेशन एक्टिवेटेड। थियो अपना नया टैलेंट देखने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि जूलियस था, व्हाइट आर्मोर्ड ड्रैगन नाइट्स का कैप्टन, जिसे डीमोनिक ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। जूलियस ने थियो के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। लगता है नई जनरेशन सच में पुरानी जनरेशन को पीछे छोड़ रही है। तो क्या व्हाइट आर्मोर्ड ड्रैगन नाइट्स ज्वाइन करने में दिलचस्पी है? ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। थियो ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं था? वेलिंगटन खुद को रोक नहीं पाया और अपने पास खड़े आदमी से पूछ बैठा, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी को इस तरह रिक्रूट किया गया हो? उस आदमी ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। अब शौक होने की बारी वेलिंगटन की थी, क्योंकि माना कोर खुले बिना किसी इंसान की असली पोटेंशियल का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत से लोग तलवार चलाने में अच्छे होते थे, लेकिन उनका माना बहुत कमजोर होता था। यहाँ तक कि रागनार फैमिली का इंसान भी सक्सेस की गारंटी नहीं था। तो क्या लॉर्ड डिमोनिक ड्रैगन सच में मानता था कि थियो इतना बड़ा रिस्क लेने लायक है? लेकिन थियो ने जूलियस से कहा कि अभी उसका व्हाइट आर्मोर्ड ड्रैगन नाइट्स ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। उसके इतना कहते ही सभी लोग पूरी तरह शॉक हो गए। कुछ ही समय में ये खबर हर जगह फैल गई कि थियो ने अपने ही मेंटोर को हरा दिया। उधर कमीलिया पैलेस के अंदर प्रिंसेस एमएल का चेहरा गंभीर हो गया। ये मामला अब प्रॉब्लम बनता जा रहा है। उस लड़के ने सच में लेंटिन को मार दिया। एड ने जवाब दिया, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने लेंटिन को इसलिए चुना था क्योंकि उसकी एबिलिटी
एबिलिटी कमजोर थी। एमएल की आंखें ठंडी हो गई। तुम्हें लगता है मुझे लेंटिन के जिंदा रहने या मरने से फर्क पड़ता है? डिमोनिक ड्रैगन खुद उसके पास गया था और मैंने सुना है कि ईवलिन ने उसे स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग भी दी है। अब हमारे पास उसके पास नया मेंटोर भेजकर उसकी ग्रोथ रोकने का मौका भी नहीं बचा। अगर उस लड़के को ऐसे ही सबके सामने आने दिया गया तो रोज पैलेस पर कब्जा करने का हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। उसी समय एक्सियन अंदर आया। आप लोग जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। वो बेकार थियो अभी भी कमजोर है। तो क्या हुआ अगर वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया? ईवलिन और डिमोनिक ड्रैगन को हमेशा कूड़ा उठाकर उस पर दया दिखाने का शौक रहा है। अगर माँ और अंकल उससे इतना डर रहे हैं तो मुझे उसके साथ थोड़ा मजा करने दीजिए। उधर रोज पैलेस के अंदर थियो पूरे दिन की ट्रेनिंग खत्म कर चुका था। ईवलिन ने उससे पूछा, व्हाइट आर्मोर्ड ड्रैगन नाइट्स ज्वाइन करने से तुम्हारा फ्यूचर ज्यादा अच्छा हो सकता था, फिर तुमने मना क्यों किया? थियो मन ही मन जानता था कि अगर वो कहे कि उसे कोई पछतावा नहीं है तो वो झूठ होगा। आखिर वो वही जगह थी जिसकी उसने अपनी पूरी पिछली जिंदगी में तारीफ की थी, लेकिन अभी ज्वाइन करना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता। उसकी लिमिट अब इतनी छोटी नहीं रह गई थी कि उसे इतनी जल्दी तय कर दिया जाए। व्हाइट आर्मोर्ड ड्रैगन नाइट्स की स्पेशल रिक्रूटमेंट से भी ज्यादा जरूरी ब्लूमिंग फेस्टिवल चैंपियन को मिलने वाले स्पेशल रिसोर्सेज थे। इसलिए थियो ने जवाब दिया, क्योंकि मैं स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता। ब्लूमिंग फेस्टिवल तक आपका मुझे गाइड करना ही मेरे लिए काफी है। इसके बाद थियो ने ईवलिन पर अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल इस्तेमाल की और अगले ही पल उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने आ गई। ये देखकर थियो को महसूस हुआ कि ये एबिलिटी वाकई बहुत काम की है। ये एबिलिटी आगे चलकर जरूर काम आने वाली थी। तभी सिबिल उसके पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी यंग मास्टर थियो, मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं भी पहले आपको नीची नजर से देखता था। मुझे भी लगता था कि रागनार का बेकार बेटा वाला नाम आप पर बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप हर दिन सुबह होने से पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पहुँच जाते थे और सबसे ज्यादा मेहनत करते थे। इसी वजह से मैंने अपनी आंखों से आपकी हैरान कर देने वाली ग्रोथ देखी। जब मुझे सदर्न चेक पॉइंट की नाकामी कहा जाता था और मैं खुद से हार मानने वाला था, तब आपने मुझे उम्मीद दी। इसलिए यंग मास्टर, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे आपके साथ एक बार तलवार लड़ाने दीजिए। थियो ने सिबिल की तरफ देखा। अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पैनल पर दिख रहे स्टैट्स बता रहे थे कि उसकी हर बात सच थी। थियो ने सोचा था कि लेंटिन को हराने और लॉर्ड जूलियस की तारीफ मिलने की खबर फैलने के बाद कुछ लोग उसकी ताकत परखने जरूर आएंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसका साथ देने की इच्छा लेकर आएगा। लगता था कि रागनार का गर्व अभी भी उनके दिलों में बाकी था। थियो जानता था कि अगर उसे एक दिन रागनार फैमिली का हेड बनना है तो उसे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उसके वफादार हों। पिछली जिंदगी में जिन जंजीरों को वो नहीं तोड़ पाया था, इस बार वो उन्हें पूरी तरह तोड़ देगा। थियो ने कहा, रोज पैलेस का रागनार अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन, ब्लूमिंग फेस्टिवल का पार्टिसिपेंट और ईवलिन का डिसाइपल तुम्हारी चैलेंज स्वीकार करता है। ये सुनते ही सिबिल सीधा खड़ा हो गया। सिबिल द्रे, सदर्न चेक पॉइंट का अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन, उम्मीद करता हूँ कि ये लड़ाई हम दोनों पूरी तरह एंजॉय करेंगे। थियो और सिबिल के बीच ड्यूल शुरू होने वाला था। कुछ ही वारों के बाद सिबिल को समझ आ गया कि थियो की ताकत सच में असली है, लेकिन थियो भी उतना ही हैरान था। अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो शायद वो सिबिल के सामने 3 मूव्स भी नहीं टिक पाता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सिबिल को नीचे गिराने के बाद थियो के मन में अचानक एक सवाल आया, क्या ऑब्जर्वेशन एबिलिटी को वो खुद पर भी इस्तेमाल कर सकता है? यही सोचकर उसने अपने ही स्टैट्स देखे और हैरानी की बात ये थी कि ये सच में काम कर गया। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन हार्ट और पिछली जिंदगी में जमा हुआ माना उसके माना स्टैट को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके थे। लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। उसका लक स्टैट नेगेटिव क्यों था? क्या यही वजह थी कि उसकी पिछली जिंदगी इतनी बदकिस्मत रही थी? तब तक ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास और भी ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। ईवलिन अच्छी तरह जानती थी कि चाहे लेंटिन कितना भी कमजोर क्यों न हो, वो फिर भी एक इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैन था। लेकिन यंग मास्टर थियो ने उसे हरा दिया था और कैप्टन की तारीफ भी हासिल कर ली थी। रागनार फैमिली में ताकत ही सब कुछ थी। इसलिए लोग ऐसी चीज पर सिर्फ 2 तरह से रिएक्शन देते थे, या तो बहुत ज्यादा नफरत या फिर बहुत ज्यादा सम्मान। और यहाँ खड़े लोग साफ तौर पर दूसरी कैटेगरी के थे। तभी ईओडी नाम का एक लोअर रैंक स्वॉर्ड्समैन आगे आया और बोला कि वह भी यंग मास्टर के साथ तलवार लड़ाना चाहता है। थियो ने मना नहीं किया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और इस दौरान थियो को सिर्फ लोगों की पहचान ही नहीं मिली, बल्कि उसका लक भी एक पॉइंट बढ़ गया। थियो ने कभी नहीं सोचा था
था कि किसी की पहचान हासिल करने से लक स्टैट भी बढ़ सकता है। ये पता चलते ही उसने लगातार और भी कई चैलेंजेस स्वीकार कर लिए। काफी समय बीत जाने के बाद उसने दोबारा अपना स्टेटस पैनल खोला, लेकिन उसे देखकर वो हैरान रह गया। प्रोग्रेस बार सिर्फ 1% बढ़ी थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ मौजूद लोग पहले से ही उसकी ताकत को मान चुके थे? तभी भीड़ में से एक आवाज आई, तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो, क्या अभी भी लड़ सकते हो? थियो ने जवाब दिया, जब मुझे आराम की जरूरत होगी मैं आराम कर लूंगा। अभी मैं ठीक हूँ, अगर तुम चाहो तो इस बार मैं तुम्हारे साथ स्पार कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही थियो ने देखा कि सामने कौन आया है, उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वेलिंगटन था, नॉर्दर्न 4 का सिल्वर लाइन। नॉर्दर्न 4 मतलब रागनार की ब्लूमिंग फेस्टिवल जेनरेशन के 4 सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन। वेलिंगटन ने कहा, मैं ब्लूमिंग फेस्टिवल से पहले यहाँ सिर्फ रागनार के भविष्य के लॉर्ड की स्वॉर्ड्समैनशिप अपनी आंखों से देखने आया था और आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। इसके जवाब में थियो ने भी अपनी तलवार सीने के सामने उठा ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो उस जीनियस के सामने खड़ा होगा जिसे वो कभी दूर से देखता था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी तो थियो भी जानना चाहता था कि क्या वो अब नॉर्दर्न 4 के वेलिंगटन को हरा सकता है। ये लड़ाई लगभग 1 घंटे तक चली और तब जाकर रुकी जब थियो के हाथ की तलवार टूट गई। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि ये अफसोस की बात है, लेकिन सभी जानते थे कि चाहे यंग मास्टर थियो कितनी भी तेजी से मजबूत हुआ हो, ब्लूमिंग फेस्टिवल जेनरेशन के सबसे ताकतवर लोगों में से एक नॉर्दर्न 4 को हराना अभी भी नामुमकिन था। लेकिन तभी सभी लोगों ने वेलिंगटन को कहते सुना, मैं हार गया, लेसन के लिए धन्यवाद। यंग मास्टर, आपकी तलवार पहले से घिस चुकी थी और आप शारीरिक रूप से भी थक चुके थे। ये लड़ाई मेरी हार मानी जानी चाहिए। लेकिन थियो इससे सहमत नहीं था। बैटलफील्ड पर किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तलवार घिसी हुई है या तुम्हारी ताकत खत्म हो चुकी है। जिस पल तुम्हारी तलवार तुम्हारे हाथ से छूट जाती है उसी पल तुम हार जाते हो। इस लड़ाई के बाद दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा हो गया। थियो अच्छी तरह जानता था कि मिशन सिस्टम से मिले टैलेंट और सीक्रेट टेक्निक्स उसे उसकी पिछली जिंदगी के लेवल से बहुत आगे ले जा चुके थे। लेकिन जैसे ही उनकी तलवारें टकराईं, थियो को आखिर समझ आ गया कि वो अभी भी वेलिंगटन के सामने काफी पीछे है। भले ही वो ये लड़ाई हार गया था, लेकिन उसे इससे बहुत कुछ मिला था। सिर्फ उसका लक 10 पॉइंट्स नहीं बढ़ा था, बल्कि लोगों की नजर में उसकी पूरी इमेज भी बदल चुकी थी। तभी वेलिंगटन ने कहा, असल में मैं आज यहाँ सिर्फ मैच के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हें Y1 गैदरिंग में इनवाइट भी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बाकी लोग हैरान रह गए। कहा जाता था कि Y1 गैदरिंग में सिर्फ चुने हुए लोगों को ही बुलाया जाता है और इस बार वेलिंगटन ने खुद थियो को इनवाइट किया था। ये सच में बड़ी बात थी। थियो ने विनम्रता से पूछा, क्या मेरे जैसा इंसान सच में वहाँ आ सकता है? इस पर वेलिंगटन ने जल्दी से कहा, यंग मास्टर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल काफी है। सच कहूँ तो ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। ब्लूमिंग फेस्टिवल से पहले एक ही उम्र के लोगों की गैदरिंग होती है ताकि सभी एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। थियो मन ही मन सोचने लगा कि चाहे वेलिंगटन का असली इरादा जो भी हो, Y1 गैदरिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका सेंटर एक्सियन था। वहाँ ऐसे बहुत लोग होंगे जो उसे नीची नजर से देखते होंगे, इसलिए मिशन आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे सही जगह थी। साथ ही उसे कमीलिया पैलेस और एक्सियन को करीब से देखने का मौका भी मिल जाता, इसलिए मना करने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए थियो ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं जरूर आऊंगा। कुछ समय बाद रोज पैलेस के अंदर सिसिलिया अचानक अपने बेटे से मिलने आई। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सुना है तुम्हें Y1 गैदरिंग का इन्विटेशन मिला है। वहाँ एक्सियन और वेलिंगटन जैसे जीनियसेस आते हैं। यहाँ तक कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी छुपकर सब पर नजर रखती है, इसलिए कपड़ों या एटिकेट में छोटी सी गलती भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि तुम्हारे मैनर्स पहले से ही परफेक्ट है, लेकिन तुम्हारे कपड़े और प्रेजेंटेशन मैं संभालूंगी। भूलो मत, तुम्हारी माँ पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकती हूँ। अपनी माँ को अपने लिए इतना व्यस्त देखकर थियो सब समझ रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि सिसिलिया हमेशा खुद को दोष देती थी क्योंकि उसकी वजह से थियो पर इलेजिटिमेट सन का ठप्पा लग गया था, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रागनार फैमिली की इस ठंडी दुनिया में उसे अपने बेटे की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा था। फिर भी उसने हमेशा थियो पर भरोसा किया। थियो आगे बढ़ा और अपनी माँ को गले लगा लिया। फिर उसने कहा, अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं Y1 गैदरिंग को हिलाकर रख दूंगा। आधा महीना बाद थियो कमीलिया पैलेस पहुँच गया। अपने सामने खड़े उस विशाल कैसल को देखकर वो मन ही मन बुदबुदाया। यही वो जगह थी जिसने लेंटिन को उसकी ग्रोथ रोकने का ऑर्डर दिया था और आखिर में उसी ने उसे, उसकी माँ को और पूरे रोज पैलेस को निगल लिया था। दोनों कैसल के अंदर दाखिल ही हुए थे कि तभी कोई चीज
लगभग उन पर आकर लगी। वेलिंगटन के चेहरे पर गुस्सा देखकर थियो ने सोचा कि अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो शायद वो इसे डॉज नहीं कर पाता। उसने पहले सोचा था कि वेलिंगटन भी इस साजिश का हिस्सा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। फूल को वेलकम गिफ्ट की तरह फेंकना, ऐसा काम सिर्फ एक्सियोन ही कर सकता था। थियो ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतना गर्मजोशी वाला वेलकम मिलने के बाद तो आज की बैंक्वेट का इंतजार और भी ज्यादा हो रहा है। एक्सियोन थोड़ा हैरान हो गया, फिर बोला, लगता है कुछ ही दिनों में तुम काफी दिलचस्प हो गए हो। बैंक्वेट हॉल के अंदर बाकी लोग भी थियो के बारे में बातें कर रहे थे। एक्सियोन आखिर सोच क्या रहा है, चाहे दोनों डायरेक्ट लाइन ब्रदर्स ही क्यों न हो, इस तरह के ट्रैश को वाइवन गैदरिंग में बुलाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर वेलिंगटन ने तुरंत थियो से माफी मांगी। यंग मास्टर, ये लोग आमतौर पर ऐसे नहीं होते। ऊपर से थियो बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जितना मुझे जज करना है कर लो, अभी जितना घमंड कर सकते हो कर लो, बाद में जब मैं तुम्हें कुचलूंगा तब उतना ही मजा आएगा। तभी एक्सियोन उसके पास आया। पहले उसने पहले वाली घटना के लिए हल्की सी माफी मांगी, फिर थियो के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरी माफी स्वीकार करोगे ना? थियो का जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए। मुझे तो बस इतना याद है कि आपने पहले मेरा वेलकम किया था। एक्सियोन ने शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो कुछ पल के लिए रुक गया, फिर जोर से हंस पड़ा और थियो की पीठ थपथपाई। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि तुम इतने दिलचस्प हो, अब तो तुम मुझे और भी पसंद आने लगे हो। ये देखकर बाकी लोग फिर फुसफुसाने लगे। देखा, उस ट्रैश में गुस्सा दिखाने की भी हिम्मत नहीं है। इलेजिटिमेट सन आखिर इलेजिटिमेट सन ही रहेगा। उसकी औकात क्या है जो ट्रॉय जैसे नोबल ब्लड लाइन वाले इंसान से बहस करे? क्या तुम्हें लगता है वेलिंगटन उस ट्रैश को इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो खुद भी इलेजिटिमेट सन है? धीरे धीरे वेलिंगटन ने अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर थियो ने हल्का सा सिर उठाया। उसने सोचा था कि वो थोड़ी देर और सब कुछ सह लेगा, लेकिन अब शायद ऐसा करना मुमकिन नहीं था। फिर थियो ने एक्सियोन से पूछा, मैं भी अपने नए दोस्तों को हेलो कहना चाहता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्सियोन कुछ समझ पाता उससे पहले ही थियो सीधे उन दो लोगों की तरफ बढ़ गया जो सबसे ज्यादा बकवास कर रहे थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनमें से एक को सीधा एक थप्पड़ में उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद सबके सामने थियो ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उस पर पैर दे मारा। अगले ही पल हड्डी टूटने की साफ आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। थियो ने आराम से अपने माथे पर गिरे बालों को पीछे किया और शांत आवाज में कहा, तो और कौन है जो हेलो कहना चाहता है? ये देखते ही कई स्वॉर्ड्समैन आगे कूद पड़े। उन्होंने अपनी तलवारें थियो की तरफ तान दी। तुमने हमारे यंग मास्टर को घायल करने की हिम्मत कैसे की? इसकी सजा तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर थियो हल्का सा हंस पड़ा। वो हन्नाबी फैमिली का बस एक छोटा सा यंग मास्टर है और तुम जैसे लोग मेरी जान मांग रहे हो। पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? थियो की बात खत्म होते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उसके दबाव में आ गए। आखिर वो रागनार का डायरेक्ट डिसेंडेंट था और उसके पास इनहेरिटेंस राइट्स भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं, रागनार पूरे नॉर्थ का सबसे बड़ा घराना था। 6 स्नो फैमिलीज भी उसके नीचे थी। ऐसे में ड्रैगन ब्लड वाले डिसेंडेंट की जान मांगना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था, इतना बड़ा कि पूरे परिवार को इसकी सजा मिल सकती थी। जैसे ही वे स्वॉर्ड्समैन चुप हो गए, थियो ने अचानक ऑर्डर दिया, इन्हें मार दो, बस एक ऑर्डर, और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। जब लोगों को समझ आया कि अभी क्या हुआ है, तब उन्होंने देखा कि हॉल में किसी समय एक और इंसान भी आ चुका था। ईवलिन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी? थियो ने कंधे उचकाए और बोला, बेसिक सी बात थी। असल में थियो के निकलने से पहले जूलियस ईवलिन के पास गया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि अब कभी किसी को अप्रेंटिस नहीं बनाओगी? क्या थियो सच में इतना खास है? इस पर ईवलिन ने जवाब दिया, वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। सिर्फ एटीट्यूड और टैलेंट की बात करें तो थियो सबसे अच्छा अप्रेंटिस है जिसे मैंने कभी सिखाया है। अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करें तो वो एक्सियोन से भी बहुत आगे है। इसी वजह से मुझे वाइवन गैदरिंग की थोड़ी चिंता है। ये सुनकर जूलियस हंस पड़ा। इतने सारे गर्म खून वाले लड़के एक जगह जमा होंगे तो जाहिर है वे ये तय करेंगे कि सबसे ऊपर कौन है। तुम खुद उसके पीछे क्यों नहीं चली जाती? और अगर रास्ते में उसे व्हाइट आर्मोर ड्रैगन नाइट्स में ले आओ तो और भी अच्छा होगा। अब ईवलिन जब थियो को देख रही थी तो उसके मन में अजीब सा एहसास हो रहा था। अगर थियो को पहले से पता था कि वो उसका पीछा कर रही है तो इसका मतलब था कि उसने ये पूरा हंगामा जानबूझकर किया था। शायद जिस पल उसने बैंक्वेट में आने की हाकी थी उसी पल से वाइवन गैदरिंग उसके हाथ में आ चुकी थी। लेकिन आखिर उसे पता कब चला था कि ईवलिन उसके
पीछे है। तभी थियो ने इवलिन की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों ने एयर की बेइज्जती की है। फैमिली लॉ के हिसाब से इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? इवलिन ने जवाब दिया, फैमिली लॉ के हिसाब से इन्हें वहीं पर मार सकते हैं। थियो हल्का सा हंसा, छोड़ो, आखिर ये अभी बच्चे ही है, इन्होंने अभी ब्लूमिंग फेस्टिवल भी नहीं देखा, इन सबका एक एक हाथ काट दो, याद रहेगा। अगले ही पल चारों तरफ चीखें गूंजने लगी, लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे और उसी दौरान थियो के पैनल पर प्रोग्रेस बार तेजी से बढ़ने लगी। उसी समय एक यंग मास्टर रेंगता हुआ एक्सियोन के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि एक्सियोन उसे बचा लेगा, लेकिन एक्सियोन की आंखें बिल्कुल ठंडी थी। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, वो तो बस हेलो कह रहा है। जब आखिरी इंसान भी गिर गया तब जाकर एक्सियोन को समझ आया कि थियो ने जानबूझकर उन्हीं लोगों को चुना था जो ब्लड लाइन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस वजह से एक्सियोन जैसा बराबर इनहेरिटेंस राइट्स वाला इंसान भी बीच में नहीं आ सकता था। और इससे भी बुरी बात ये थी कि वेलिंगटन और इवलिन पहले ही थियो के साथ खड़े हो चुके थे। तभी उसे एहसास हुआ कि रोज पैलेस का वो बेकार बेटा सच में बदल चुका है। कुछ देर बाद इवलिन आगे आई और बोली, यंग मास्टर, जिन 14 लोगों का आपने नाम लिया था उन सब के दाहिने हाथ काट दिए गए हैं। ये सुनकर थियो काफी खुश हुआ। जाने से पहले उसने एक्सियोन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वाइवन गैदरिंग में मुझे बहुत मजा आया, आपकी खातिरदारी के लिए धन्यवाद। इसके बाद थियो कमीलिया पैलेस से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला उसके सारे बिगिनर मिशंस पूरे हो चुके थे। उस दिन के बाद किसी ने भी उसे रागनार का बेकार बेटा कहने की हिम्मत नहीं की। जब ये खबर पैलेस पहुंची तो एमएल अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाई। क्या कहा तुमने? उस बेकार लड़के ने सच में वाइवन गैदरिंग बर्बाद कर दी। कुछ ही देर बाद एक जोरदार थप्पड़ एक्सियोन के चेहरे पर पड़ा। एमएल गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इस मामले को हल्के में मत लो। आखिर में हुआ क्या? फायदा उसी लड़के को मिल गया और तुम्हारे अपने लोग भी उसी ने साफ कर दिए। अगर उस नीच लड़के को अपनी असली ताकत दिखाने का मौका मिल गया तो रोज पैलेस पर कब्जा करने का हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैं ये बात कितनी बार कहूँ? अपने रूम में जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया है। एक्सियोन के जाने के बाद एमएल ने गुस्से में कहा, मुझे समझ नहीं आता ये इतना लापरवाह किस पर गया है। एड ने जवाब दिया, जाहिर है यंग एज में ये बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ है जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। रोज पैलेस पर कब्जा करना कभी आसान नहीं था। वहाँ मौजूद लोग भले फैमिली हेड के फेवरेट न हो, लेकिन वे अभी भी उसके नाम के नीचे है। और इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत एक सही बहाने की है। वाइवन गैदरिंग में जो हंगामा हुआ उसने हमें वही बहाना दे दिया है। थियो रोज पैलेस का इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो हम इसी इंसिडेंट का इस्तेमाल करके उसे उल्स के नाम पर रोक सकते हैं। ये सुनते ही एमएल को लगा जैसे सब कुछ साफ हो गया हो। वे थियो के ताकतवर होने से इसलिए डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि फैमिली हेड रोज पैलेस को ज्यादा महत्व देने लगेगा और पावर बैलेंस बदल जाएगा। लेकिन अगर थियो अपनी ग्रोथ की वजह से जरूरत से ज्यादा चमकने लगा तो कमीलिया पैलेस लीगल तरीके से उसे हमेशा के लिए गायब कर सकता था। और जब ऐसा होगा तब रोज पैलेस के पास ट्रॉय फैक्शन के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरे शब्दों में वे बिना एक बूंद खून बहाए पूरे रोज पैलेस को निगल सकते थे। उधर वेलिंगटन शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी बेइज्जती की तुम मेरे लिए खड़े हो गए और उस समय मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वेलिंगटन के मन में यही बात बार बार घूम रही थी। थियो ने सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं बल्कि अपनी समझ से लड़ाई जीती थी। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को भी जीत में बदल दिया था। यहाँ तक कि कमीलिया पैलेस जैसी जगह के सामने भी वो एक पल के लिए नहीं डरा। और सबसे बड़ी बात, उसने ये सब वेलिंगटन के लिए किया था। इससे पहले वेलिंगटन के परिवार ने उसे एक्सियोन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने को कहा था क्योंकि सबका मानना था कि उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। लेकिन अब वेलिंगटन की सोच बदल चुकी थी। उसने थियो की तरफ पूरी ईमानदारी से देखा और कहा, यंग मास्टर थियो, मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही आसपास खड़े लोग खुशी से चिल्लाने लगे। आखिर ताकतवर इंसान ही दूसरे ताकतवर इंसान को पहचानता है। थियो ने भी उसे मना नहीं किया। अगर ऐसा है तो एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहते हुए थियो ने एक नोट निकाला। आने वाले समय में एक्सियोन और मेरे बीच की लड़ाई और बढ़ेगी। जब वो समय आए तो मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत होगी। थियो अच्छी तरह जानता था कि एक दिन वेलिंगटन नलियो फैमिली का हेड बनेगा, एक ऐसी फैमिली जो खुद रागनार को टक्कर दे सकती थी। इसलिए वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि वेलिंगटन को समझ नहीं आया कि थियो आखिर क्या करना चाहता है, लेकिन उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि अब वो थियो का साथ देगा। तभी कुछ लॉ स्वॉर्ड्समैन वहाँ आ गए। उनके लीडर ने एक अरेस्ट वारंट निकाला और कहा, थियो रागनार, तुम्हें धमकी देने, दबाव बनाने, हमला करने और फैमिली के अंदर अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। थियो ने वारंट को ध्यान से देखा और पाया कि उस पर लगी इंक अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। ये देखकर वो मन ही मन मुस्कुराया। लगता है इन्हें बहुत जल्दी थी, लेकिन ये बात उसके लिए और भी अच्छी थी। जाने से पहले उसने वेलिंगटन
मिटन को इशारा किया कि नोट में जो लिखा है उसे भूलना मत। रास्ते भर थियो सोचता रहा। वाइवन गैदरिंग को बर्बाद करने के बाद वे उसे सिर्फ जेल में बंद करके नहीं छोड़ेंगे। ये मामला जरूर ट्रायल तक जाएगा। नार के एयर को कोर्ट में खड़ा करना असल में उसकी एयर पोजीशन पर सवाल उठाने जैसा था। वे इस मौके का इस्तेमाल करके उसे जड़ से खत्म करना चाहते थे, लेकिन यही तो थियो भी चाहता था। इस ट्रायल की जिम्मेदारी 9 ड्रैगन्स में से 4 ड्रैगन्स के हाथ में थी। डिमोनिक ड्रैगन जूलियस, सोरिंग ड्रैगन एड, स्वॉर्ड ड्रैगन ओशा और ओरिजिन ड्रैगन वुल्फगैंग। इतना खतरनाक ग्रुप देखकर अगर ये पिछली जिंदगी वाला थियो होता तो शायद ट्रायल शुरू होने से पहले ही डर जाता। सबसे पहले वुल्फगैंग ने बात शुरू की। थियो रागनार, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तुम्हारे क्राइम्स माफ करने लायक नहीं है। तुम्हारी हरकतों की वजह से कई फैमिलीज विरोध कर रही है। कुछ तो मेन हाउस छोड़ने की धमकी भी दे रही है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके नतीजे संभाल सकते हो? आज मैं तुम्हें जवाब दे ठहराऊंगा। मैं रागनार की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। इतने सारे आरोप सुनने के बाद भी थियो बिल्कुल शांत रहा। उसने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मुझे सिर्फ उनके हाथ नहीं काटने चाहिए थे, मुझे उनके सिर काट देने चाहिए थे। ये सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया, लेकिन थियो बिना रुके बोलता रहा। वैसल्स को जमीन, सम्मान और पहचान उनके सॉवरेन से मिलती है। बदले में उनका फर्ज होता है लॉयल्टी दिखाना और जरूरत पड़ने पर अपनी जान देना। लेकिन उन्होंने अपने ही सॉवरेन को धमकी दी। मुझे उसी समय उनके सिर काट देने चाहिए थे। इसके बजाय मैंने रागनार की इज्जत को उनके पैरों तले रौंदने दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। थियो की बात सुनकर जूलियस की आंखों में संतोष दिखाई देने लगा। उसके मन में आया, ये लड़का सच में बहुत चालाक है। लगता है सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैंने सोचा था। सजा भी मिल जाएगी और मामला भी खत्म हो जाएगा। तभी ओशा ने थियो की तरफ देखा और कहा, सिद्धांत की बात करें तो तुम गलत नहीं हो, लेकिन रागनार चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो सबसे बड़ा नहीं है। अगर हम अपने वैसल्स और नाइट्स की बात सुनना बंद कर दें तो एक दिन हम खुद टूट जाएंगे। सिर्फ ताकत के दम पर दुनिया नहीं चलाई जा सकती। इसलिए जो सजा तुम्हें मिलने वाली है उसे समझने की कोशिश करो। इसके बाद वुल्फगैंग ने ठंडी आवाज में फैसला सुनाया, तुम्हें 3 महीने की कैद की सजा दी जाती है। खुद को खुशकिस्मत समझो। ये सुनकर थियो थोड़ा सा भौहें सिकोड़ कर बोला, लेकिन ब्लूमिंग फेस्टिवल तो सिर्फ 2 महीने बाद है। इस पर ओशा ने जवाब दिया, इसीलिए तुम्हें स्पेशल परमिशन दी जा रही है कि तुम अगले साल ब्लूमिंग फेस्टिवल में हिस्सा लो। जिन 15 लोगों को तुमने घायल किया था उन्होंने भी अगले साल हिस्सा लेने का फैसला किया है। ये सुनकर एड बहुत खुश हुआ, क्योंकि रागनार के लिए ब्लूमिंग फेस्टिवल को मिस करना बहुत बड़ी बेइज्जती माना जाता था। और अगर रोज पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव थियो इस दाग के साथ रहता तो कमीलिया पैलेस को रोज पैलेस को निगलने का सही बहाना मिल जाता। लेकिन थियो ने एक पल भी नहीं गवाया। मैं अपील करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही चारों ड्रैगन्स हैरान रह गए। जूलियस ने उसे समझाने की कोशिश की, क्या तुम्हें पता भी है अपील का मतलब का क्या होता है? थियो ने शांत आवाज में जवाब दिया, रागनार में जहाँ ताकतवर लोग रूल करते हैं वहाँ अपील का मतलब वोर होता है, क्योंकि आखिर में सच वही तय करता है जो जीतता है। ये सुनकर वुल्फगैंग कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गुस्से में कहा, ये मामला सिर्फ 3 महीने की कैद पर खत्म हो सकता था, लेकिन तुम खुद इसे और बड़ा बनाना चाहते हो। तुम जरूरत से ज्यादा घमंडी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले 15 ग्रे फैमिलीज की ताकत का सामना कर सकते हो? थियो ने बिना घबराए जवाब दिया, ये जिम्मेदारी मुझे खुद उठानी चाहिए। और वैसे भी जब दोनों पक्षों की ताकत में इतना बड़ा फर्क हो तो पुराने रूल्स के हिसाब से अपील का फैसला प्रॉक्सी बैटल से होता है ना? ये सुनकर जूलियस सोच में पड़ गया। प्रॉक्सी बैटल का मतलब था कि जब दोनों पक्ष सीधे युद्ध नहीं कर सकते तो दोनों अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वही 1-on-1 स्वॉर्ड ड्यूल करके नतीजा तय करता है। अगर ऐसा हुआ तो थियो खुद डिफेंडेंट साइड का रिप्रेजेंटेटिव बनता और दूसरी तरफ से लगभग तय था कि एक्सियन मैदान में उतरता। और अगर ऐसा हुआ तो थियो के हारने की संभावना बहुत ज्यादा थी। फिर भी वो ये रास्ता क्यों चुन रहा था? क्या उसे लगता था कि इवलिन या शायद जूलियस खुद उसकी जगह लड़ेंगे? एड ने आंखें सिकोड़ ली। कितनी बचकानी चाल है। ये बात कोई भी समझ सकता है। इस लड़ाई में तुम्हें खुद उतरना होगा और तुम्हारे सामने एक्सियन लड़ेगा। तब तुम्हें अपनी औकात समझ आ जाएगी। तभी अचानक एक भारी और ताकतवर आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, मुझे लगा था तुम एक आज्ञाकारी बच्चे हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाकी भी कर सकते हो। इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। सच में बहुत बदल गए हो मेरे बेटे। काइल को अपनी आंखों के सामने देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत घुटनों पर बैठ गए। ग्रीटिंग्स लॉर्ड पेट्रियार्क। काइल ने थियो की तरफ देखा और कहा, लगता है तुम्हारी हालत इस समय काफी दिलचस्प है। तो तुम प्रॉक्सी बैटल के जरिए अपील करना चाहते हो? थियो ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद काइल ने पूछा, तो तुम्हारी तरफ से कौन लड़ेगा? थियो समझ गया कि उसके पिता
पिता उसकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उसने सीधे काइल की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जगह कोई नहीं लड़ेगा, इस अपील में मैं खुद मैदान में उतरूंगा। काइल ने हल्का सा भौहें चढ़ाई, अगर ऐसा है तो तुम्हारी हार तय है। थियो ने तुरंत जवाब दिया, लड़े बिना नतीजा कैसे पता चलेगा, चाहे मुझे तोड़ दिया जाए, लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं। ये सुनते ही काइल अचानक जोर से हंस पड़ा। सुना तुम सबने, मेरा बेटा कह रहा है कि वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। रागनार के लिए इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। तुम्हारा ये रवैया मुझे पसंद आया। थियो चुप रहा क्योंकि उसे पहले से पता था कि ईवलिन और वेलिंगटन कमीलिया पैलेस की साजिशों के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और जब तक वो कार्ड उसके हाथ में था जीत उससे ज्यादा दूर नहीं थी। तभी काइल ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। रागनार के फैमिली हेड के तौर पर मैं खुद तुम पर एक वार करूंगा। अगर तुम उस एक वार को सह गए तो तुम्हारे ऊपर लगे सारे आरोप खत्म कर दिए जाएंगे। ये सुनते ही एड तुरंत आगे बढ़ा, लॉर्ड पेट्रियार्क, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग कहेंगे कि आप अपने बेटे का पक्ष ले रहे हैं। रूल्स के हिसाब से प्रॉक्सी बैटल ही होनी चाहिए। लेकिन काइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई रिटेनर ऐसी बात कहे तो उसे रास्ते से हटा देना। फिर उसने थियो की तरफ देखकर पूछा, तो मेरे बेटे कोशिश करोगे? काइल का ये प्रपोजल थियो की उम्मीद से कहीं ज्यादा था, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल सही मौका था। इसलिए उसने कहा, मेरे लिए ये दाव बहुत बड़ा है। फैमिली हेड का एक वार और प्रॉक्सी बैटल दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। काइल थोड़ा हैरान हुआ, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम ये वार नहीं झेल सकते? थियो ने सिर हिलाया, नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये डील बराबरी की नहीं है। काइल की आंखों में दिलचस्पी आ गई, और तुम्हारे हिसाब से बराबरी कैसे होगी? थियो ने पीछे खड़े एड की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर दाव इतना बड़ा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कमीलिया पैलेस एक अच्छा रिवॉर्ड होगा। ये सुनकर वुल्फगैंग कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। ये लड़का फैमिली हेड के सामने खड़ा होकर उससे सौदा कर रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि काइल ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। अगर तुम्हें एयर बनना है तो तुम्हारे अंदर यही हिम्मत होनी चाहिए। कुछ देर बाद सीन ट्रेनिंग अरीना में बदल गया। इस समय एड गुस्से से दांत पीस रहा था। धत्तेरे की ये जाल उसे दबाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यही उसके लिए स्टेज बन गया है। फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि चाहे थियो कितना भी मजबूत क्यों न हो गया हो, फैमिली हेड का एक वार झेलना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन थियो सिर्फ मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि एड क्या सोच रहा है। एड नहीं जानता था कि बिगिनर मिशंस के दौरान थियो को एक खास रिवॉर्ड मिला था। काइल ने भी थियो में आए बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। वो आगे बढ़ा और बोला, तैयार हो? मैं आमतौर पर ग्रेट स्वॉर्ड इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन तुम जैसे लड़के के लिए जो अभिमाना भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये जंग लगी आयरन स्वॉर्ड ही काफी है। अगले ही पल काइल के शरीर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ी। उसकी आंखों में ऐसी ताकत थी कि वहाँ मौजूद हर इंसान पर दबाव महसूस होने लगा। लेकिन थियो पहले से तैयार था। उसने पहले ही एक्सपीरियंस पोशन इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसका स्ट्रेंथ स्टैट 3 गुना हो चुका था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे लग रहा था कि शायद वह अपने पिता का वार रोक सके। जैसे ही काइल ने अटैक किया, पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया। उसका वार सीधा थियो की तरफ आया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि जमीन तक टूटने लगी। अगले ही पल पूरे अरीना में धूल और धुआं फैल गया और उसी धुएं के बीच काइल की संतुष्ट आवाज सुनाई दी, इतने सालों बाद आखिर मुझे एक काबिल बेटा मिल ही गया। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ गया। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द मिशन। इन्वेंट्री एक्सेस हैज बीन अनलॉक्ड। एडिशनल रिवॉर्ड 1 ब्लू की। जब थियो ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले सिसिलिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी। मैंने सुना कि तुमने फैमिली हेड का सीधा वार झेला है। मैं तो डर के मारे आधी मर ही गई थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर कोई हड्डी टूटी है या कुछ अपनी जगह से हिल गया है तो अभी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनकर थियो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी जूलियस आगे आया और बोला, फैमिली हेड के ऑर्डर से कमीलिया पैलेस के पुराने मालिक को यहाँ से निकाल दिया गया है। अब से ये जगह तुम्हारी है। ये सुनकर थियो थोड़ा हैरान हुआ। उसका प्लान तो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था, लेकिन बिना अपना सबसे बड़ा कार्ड इस्तेमाल किए कमीलिया पैलेस हासिल कर लेना उससे भी बेहतर रिजल्ट था। इसके बाद थियो ने सिस्टम से मिली की निकाली और रिवॉर्ड खोला, लेकिन उसे देखकर वो खुद हैरान रह गया। अंदर एक डंजियन छुपा हुआ था। सिस्टम के मुताबिक इस डंजियन के अंदर मिलने वाला सारा एक्सपीरियंस दोगुना होने वाला था। थियो हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे जैसे वो डंजियन के अंदर बढ़ता गया, उसके सामने एक सिल्वर वुल्फ आ गया। इस मॉन्स्टर की ताकत हैरान कर देने वाली थी और उसकी स्पीड भी किसी मैजिकल बीस्ट
बेस्ट से कम नहीं थी। थियो समझ गया कि साधारण अटैक से उसे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। कुछ देर लड़ने के बाद उसे अचानक अपने पिता का अटैक याद आया। अगर वो वही मूव इस्तेमाल कर पाता तो शायद सब आसान हो जाता। थियो ने काइल के मूवमेंट्स कॉपी करने की कोशिश की और वही अटैक चलाया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकला। वो वुल्फ के एक बाल तक को नहीं छू पाया। जैसा उसने सोचा था, सिर्फ देखकर कोई टेक्निक नहीं सीखी जा सकती थी। लेकिन थियो ने हार नहीं मानी। इवलिन से सीखी हुई बेसिक्स और लगातार प्रैक्टिस को मिलाकर उसने बार बार कोशिश की। आखिरकार उसके अगले थ्रस्ट ने मैजिक वुल्फ की एक आंख फोड़ दी। थियो खुद भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में सफल हो जाएगा। समय बीतता गया और सीन 2 महीने बाद फोर्थ ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच गया। जब से लोगों ने सुना था कि यंग मास्टर थियो ने फैमिली हेड का अटैक झेला है, तब से उसे चैलेंज करने वालों की लाइन लग गई थी। उसी दौरान हेनरी नाम का एक आदमी ताना मारते हुए बोला, तो तुम्हारा वो महान यंग मास्टर आखिर आएगा कब? कहते थे कि वो एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं करता, लेकिन 2 महीने हो गए, उसकी परछाई तक नहीं दिखी। कहीं डरकर भाग तो नहीं गया? फिर वो हंसते हुए बोला, हो सकता है ट्रायल जीतने वाली बात भी सिर्फ अफवाह हो। आखिर किसी ने अपनी आंखों से देखा तो नहीं, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सिबिल ने सीधा उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। हेनरी का अटेंडेंट कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसकी आवाज गले में अटक गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि इस ग्रुप का ऑरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। सिबिल गुस्से में बोला, यंग मास्टर थियो की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? हम लोग काफी समय से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ देखा। सब लोग तलवार निकालो, इन्हें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी पूरे मैदान में बर्फ जैसी ठंडी ताकत फैल गई। नए आए हुए लोग थे जो नॉर्दर्न फोर में से एक था और उसके साथ ब्लैक बियर के नाम से मशहूर रैंक भी था। सीन वापस डंजन में लौट आया। इस समय तक थियो 170 मैजिक वुल्व्स को मार चुका था। शुरुआत में उसे काफी परेशानी हुई थी, लेकिन कई बार लेवल अप करने के बाद लड़ाई आसान होती गई। अब सिर्फ एक वुल्फ बचा था और ऐसे गेम्स में इसका मतलब अक्सर यही होता था कि बॉस आने वाला है। थियो ने अपने हाथ में बची आखिरी स्वॉर्ड की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। ये वही सेरेमोनियल स्वॉर्ड थी जो उसकी माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में दी थी। पिछली जिंदगी में उसका अपनी माँ से रिश्ता बहुत खराब था, इसलिए उसने इस स्वॉर्ड को कमरे में धूल खाने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब उसे पता चला कि ये स्नो व्हाइट मॉन्स्टर ऑरे से बनी एक बेहतरीन स्वॉर्ड थी। कुछ देर बाद थियो 5th फ्लोर पर पहुंच गया। वहाँ उसके सामने जो मॉन्स्टर आया उसे देखकर वो भी रुक गया। उसके सामने एक लेजर वाइवन खड़ा था। रागनार फैमिली खुद को ड्रैगन डिसेंडेंट्स कहती थी, लेकिन इस मिशन का फाइनल बॉस भी ड्रैगन स्पीशीज का था। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? लेकिन फिलहाल थियो के पास ये सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी था मिशन कंप्लीट करना। जायंट वुल्फ से लड़ते हुए वो फ्लैश नाम की टेक्निक की प्रैक्टिस कई बार कर चुका था। ये अभी भी उसके पिता के ड्रैगन फ्लैश के आसपास भी नहीं पहुंचती थी, लेकिन अगर वो ड्रैगन हार्ट की पावर को पूरी तरह इस्तेमाल करे तो शायद एक सही अटैक लगा सकता था। अगले ही पल थियो ने वाइवर्न की आंख में स्वॉर्ड घुसा दी। दर्द से वाइवर्न की भयानक चीख पूरी केव में गूंज उठी। फिर उसने सिर उठाया और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ के साथ निकला प्रेशर इतना जबरदस्त था कि थियो की मूवमेंट्स तक धीमी पड़ गई। अब थियो के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे सामने से अटैक लेना ही था। वो अच्छी तरह जानता था कि जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी उतना ज्यादा खतरा बढ़ेगा। जैसे ही वाइवर्न दोबारा उसकी तरफ झपटा, थियो ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और सीधा उसके सीने की तरफ अटैक कर दिया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रिवर्स स्केल ही होती है। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में 2 एलीट फाइटर्स इस बात पर लड़ रहे थे कि थियो के साथ पहले कौन लड़ेगा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में ही लड़ने लगे। ये देखकर वेलिंगटन तुरंत बीच में आ गया। अगर लड़ना है तो कहीं और जाओ, ये यंग मास्टर थियो की टेरिटोरी है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन हल्क ये देखकर और एक्साइटेड हो गया। अगर ऐसा है तो पहले तुम ही मेरे सामने आ जाओ। वो इतना कह ही रहा था कि अचानक पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक डरावना प्रेशर छा गया। सब लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। 2 महीने की सेक्लूजन के बाद थियो वापस लौट आया था और वाइवर्न को हराने के बाद उसने एक नई एबिलिटी हासिल कर ली थी, ड्रैकोनिक प्रेजेंस। डंजन से बाहर निकलते ही थियो के सामने कमीलिया पैलेस क्लियर करने का रिवॉर्ड भी आ गया। उसका नाम था नेस्ट कॉम्पास, एक ऐसा आइटम जो अपने मालिक को किसी नेस्ट की लोकेशन तक ले जा सकता था। थियो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या इसका कनेक्शन अगले मिशन से है? वो अभी इसके बारे में सोच ही रहा था कि एक मेट भागती हुई उसके पास आई। यंग मास्टर थियो, 4th ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में हालात बेकाबू हो चुके थे। कई कमजोर लोग तो पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर चुके थे। हल्क हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम्हारा यंग मास्टर आखिर कितना ताकतवर है। इतना कहकर उसने अचानक अटैक कर दिया, लेकिन थियो ने न तो पीछे हटने की कोशिश की और नहीं घबराया। उसने आराम
से उस अटैक को रोक लिया। हल्क को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से स्वॉर्ड घुमाई। वैसे तो नॉर्दर्न फॉर्म में उसकी ओवरऑल एबिलिटी सबसे कमजोर मानी जाती थी, लेकिन रॉ स्ट्रेंथ की बात आए तो रैंक फैमिली के इस टैलेंट को कोई आसानी से नहीं हरा सकता था। लेकिन अब थियो न सिर्फ उसकी स्वॉर्ड रोक रहा था बल्कि काउंटर अटैक भी कर रहा था। ये बदलाव इतना बड़ा था कि खुद थियो भी हैरान था। अगले ही पल हल्क के शरीर से खून उछला और वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड खुशी से गूंज उठा। लेकिन उसी समय थियो की स्वॉर्ड पर एक दरार दिखाई दी। फिर देखते ही देखते स्वॉर्ड बीच से टूट गई। ये नजारा देखकर रे को अचानक पुरानी याद आ गई। उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार थियो से मिली थी। तुम कौन हो? इतनी ठंड में बाहर क्यों घूम रही हो? चलो मेरे साथ, जब बर्फ रुक जाएगी तब मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इतने साल बीत जाने के बाद भी रे उस पल को नहीं भूली थी, क्योंकि वो उसकी जिंदगी की पहली गर्माहट थी। रे बिना कुछ बोले वापस मुड़ गई, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर वेलिंगटन हैरान रह गया। क्या रे अभी मुस्कुराई थी? वो सच में मुस्कुरा भी सकती है? इसके बाद थियो वापस कमीलिया पैलेस लौट आया। उसकी माँ सिसिलिया ने उसके लिए बर्थडे बैंक्वेट रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में किया था। एक मेड बोली, यंग मास्टर, ये रोस्टेड एबलोन चखिए। ये एड्रियन सी की बहुत रेयर डिश है। अपनी माँ को दा एक कर थियो को बार बार उसकी पिछली जिंदगी वाली मौत याद आ रही थी। वही दर्दनाक सीन उसके दिमाग में घूम रहा था। ये सोचते ही उसने तुरंत एबलोन उठाकर खाया और मुस्कुराकर बोला, मदर, आपने जो खाना बनाया है वो सच में बहुत स्वादिष्ट है। जब सिसिलिया ने देखा कि थियो को गिफ्ट की गई स्वॉर्ड टूट चुकी है तो वो तुरंत गुस्सा हो गई। उस बेकार बूढ़ी औरत ने कहा था कि ये स्वॉर्ड स्नो व्हाइट, मॉन्स्टर ओरे और एबनी वुड से बनी है। उसने तो कसम खाकर कहा था कि ये कभी नहीं टूटेगी। ये सुनकर थियो थोड़ा चौंक गया। एबनी वुड गाइया जंगल का बेहद रेयर मटेरियल था। ये एक अजीब पौधा था जो आयरन को खाकर बढ़ता था। उसमें लकड़ी जैसी लचक होती थी, लेकिन ताकत स्टील से भी ज्यादा होती थी। इसलिए वो दुनिया के सबसे कीमती फॉर्जिंग मटेरियल्स में से एक माना जाता था। थियो के मन में सवाल उठा, मदर को ऐसी स्वॉर्ड आखिर मिली कहाँ से? सिसिलिया गुस्से में बोली, नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। फिर उसने थियो की तरफ देखा। अब लोग तुम्हारी टैलेंट को पहचानने लगे हैं। ऐसे समय पर छोटी छोटी चीजें भी जरूरी होती है। हम और देर नहीं करेंगे, अभी चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों बास्क वर्कशॉप पहुंच गए। ये विंटर की टॉप 3 वेपन वर्कशॉप्स में से एक थी। इसकी साइज इतनी बड़ी थी कि इसे वर्कशॉप से ज्यादा फैक्ट्री कहना सही होता, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी ओनर थी। वो रागनार की उन 3 ब्लैकस्मिथ्स में से एक थी जिन्हें मास्टर आर्टिसन का टाइटल मिला था। लोग उसे कैपिटलिज्म से जन्मी एल्फ कहते थे। उसका नाम था गिल्सन, डीमन ब्लैकस्मिथ गिल्सन। लेकिन जैसे ही थियो ने अपनी माँ को गिल्सन को मॉम कहते सुना, वो वही रुक गया। उसे हमेशा लगता था कि सिसिलिया इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, लेकिन अब पता चला कि उसका भी परिवार था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सिसिलिया एक हाई एल्फ गिल्सन की डॉटर थी। अगले ही पल सिसिलिया ने टूटी हुई स्वॉर्ड सीधे गिल्सन की तरफ फेंक दी। जरा अपनी बनाई हुई इस डिफेक्टिव स्वॉर्ड को देखो, कुछ बार इस्तेमाल क्या हुई, टूटकर ऐसी हालत हो गई। गिल्सन ने स्वॉर्ड उठाई, लेकिन उसे देखते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पूछा, ये स्वॉर्ड किसने इस्तेमाल की थी? थियो आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, बास्क वर्कशॉप की मास्टर के बारे में मैंने बहुत सुना है। आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन गिल्सन ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ स्वॉर्ड पर थी। तो ये स्वॉर्ड सच में तुमने तोड़ी है? थियो के हाँ कहते ही गिल्सन दोनों को वर्कशॉप के अंदर और गहराई में ले गई। रास्ते में थियो खुद को रोक नहीं पाया और उसने सिसिलिया से पूछा, क्या वह सच में आपकी माँ है? सिसिलिया हल्का सा मुस्कुराई, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कभी नहीं बताया। हालांकि हमारा रिश्ता सिर्फ आधे साल का था, लेकिन उन्होंने ही मुझे अपनाया था। वो मेरी फॉस्टर मदर है। फिर वो हंसते हुए बोली, मदर को हमेशा सुंदर चीजें पसंद थी। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे अपनी डॉटर बना लिया था। लगता है उस समय उन्हें मैं काफी पसंद आ गई थी। थियो फिर भी कंफ्यूज था। तो बाद में आप उन्हें छोड़कर क्यों चली गई? इस बार जवाब सिसिलिया ने नहीं बल्कि गिल्सन ने दिया, क्योंकि ये खुद जाना चाहती थी। इसे लगा कि रागनार फैमिली हेड की वाइफ बनना बहुत बड़ी बात होगी। मौत का जाल सामने दिख रहा था, फिर भी इसमें कूद गई। गिल्सन ने गहरी सांस ली और आगे बोली, आज तक जिंदा है, यही अपने आप में चमत्कार है। और फिर पिछले साल अचानक वापस आ गई। अपने बेटे के लिए स्वॉर्ड बनवाने की जिद करने लगी। इसकी हिम्मत सच में कमाल की है। थियो अपनी माँ को अपने लिए गिल्सन से बहस करते हुए देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ का ये रूप भी है। पिछली जिंदगी के आखिर तक भी वो अपनी माँ के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब सोचने पर उसे लगा कि वो सच में एक बुरा बेटा था। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी, अगर डीमन ब्लैकस्मिथ गिल्सन उसकी माँ की इतनी परवाह करती थी तो पिछली जिंदगी में उसने उनकी मदद क्यों नहीं की? तभी गिल्सन अचानक रुक गई।
मेरा रूम आगे है, सिसिलिया तुम बाहर इंतजार करो। इतना कहकर वो सीधे थियो को अपने साथ अंदर ले गई। रूम में पहुंचते ही उसने बिना समय बर्बाद किए पूछा, क्या तुम्हें एंशिएंट ड्रैगन का रेलिक मिला है? थियो थोड़ा हैरान हुआ। आप मेन फैमिली के गार्डियन ड्रैगन के एंसेस्टर की बात कर रही है? मैंने बस इतना सुना है कि उसे विंटर में कहीं छिपाया गया था। ये सुनते ही गिल्सन ने टूटी हुई स्वॉर्ड उठा ली। अभी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास रेलिक नहीं होता तो मेरी बनाई स्वॉर्ड की ये हालत कभी नहीं होती। फिर उसने गहरी सांस ली। छोड़ो, तुम्हें दिखाना ज्यादा आसान होगा। इतना कहकर उसने आयरन चेन से बंद एक स्वॉर्ड केस निकाला और थियो से पूछा, क्या तुम्हें इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? केस को देखते ही थियो की आंखें फैल गई। वही नीली रोशनी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सिस्टम मिशन के रिवॉर्ड्स में दिखाई देती थी। गिल्सन ने उसका रिएक्शन देख लिया। इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसे मैं सालों से पाना चाहती थी, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर उसने आगे कहा, लेजेंड के मुताबिक मिथ एज में एंशिएंट ड्रैगन ने अपना एक फैंग निकालकर उससे एक स्वॉर्ड बनाई थी। वही स्वॉर्ड है कर्स्ड ब्लेड, मून वाइट स्वॉर्ड। गिल्सन ने थियो की तरफ देखा। अगर तुम इस बॉक्स की सील खोलकर स्वॉर्ड निकाल लेते हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी होगी, लेकिन एक गलती हुई तो जान भी जा सकती है। तो बताओ, कोशिश करोगे? थियो हल्का सा हंस पड़ा। जब चीज खुद चलकर मेरे सामने आ गई है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? ये कहते हुए उसने ब्लू की निकाली। जैसे ही उसने की को घुमाया, स्वॉर्ड केस से एक जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ी। अगले ही पल थियो की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी के सीन आने लगे। वो समय जब वो कमीलिया पैलेस को मिटा देने लायक ताकत चाहता था, लेकिन अगले ही पल थियो होश में आ गया तो ये लोगों के दिल में छिपी निराशा का इस्तेमाल करके उनके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। कर्स्ड स्वॉर्ड सच में अपने नाम के लायक है, थियो ने मन ही मन कहा। लेकिन अफसोस, जो दर्द तुम मुझे दिखा रही हो, मैं उसे बहुत पहले पार कर चुका हूँ। मेरे पास सिस्टम के इतने रिवॉर्ड्स हैं, तो मैं इतनी सी पावर के लालच में क्यों पड़ूंगा? उधर बाहर सिसिलिया बार बार उसे आवाज दे रही थी, यंग मास्टर कृपया आंखें खोलिए। फिर वो गिल्सन की तरफ मुड़ी। मैंने तुमसे स्वॉर्ड बनाने को कहा था, उसे इस हालत में पहुंचाने को नहीं। गिल्सन भी बुरी तरह घबरा चुकी थी। काली एनर्जी थियो की ब्लड वेसल्स तक फैल चुकी थी। ऐसा सीन उसने भी पहले कभी नहीं देखा था। उसे पूरा भरोसा था कि रेलिक थियो की रक्षा करेगा, लेकिन सिसिलिया अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। अगर यंग मास्टर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी अचानक काली एनर्जी की अनगिनत धाराएं थियो की तरफ जमा होने लगी। कई मिनट बीत गए, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी गायब होने लगी। जैसे ही थियो ने आंखें खोली, सिसिलिया तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसकी हालत देखकर थियो ने जल्दी से कहा, चिंता मत करो मदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर गिल्सन ने भी राहत की सांस ली। अगर थियो को कुछ हो जाता तो सिसिलिया शायद हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देती। थियो ने अपने हाथ में मौजूद मून वाइट स्वॉर्ड की तरफ देखा। वो मन ही मन खुश था कि सील से आजाद होने के बाद भी स्वॉर्ड अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा सकी थी। इसी वजह से वो उसे इतनी आसानी से हासिल कर पाया। अब उसका माना पहले ही अपर रैंक स्वॉर्ड्समैन के लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद वो उसे अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता था। थियो समझ गया कि ब्लूमिंग फेस्टिवल आने तक उसे इंतजार करना होगा। तभी अचानक मून वाइट स्वॉर्ड उसके हाथ में कांपने लगी। थियो ने हैरानी से पूछा, क्या ये मेरा विरोध कर रही है? गिल्सन ने सिर हिलाया। नहीं, बात कुछ और है। 100 साल से ज्यादा समय तक सील में बंद रहने के बाद अब इसे आखिरकार आजादी मिली है। इतने समय का गुस्सा तो निकलेगा ही। ये कहते हुए उसने बाई तरफ की वॉल की ओर इशारा किया। उधर अटैक करो, जितना मन करे उतना स्विंग करो। थियो थोड़ा हिचकिचाया। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? गिल्सन ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं होगा। मून वाइट स्वॉर्ड सही, लेकिन तुम अभी भी एक ऐसे बच्चे हो जिसने ब्लूमिंग फेस्टिवल तक नहीं देखा। यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाओगे। लेकिन गिल्सन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो थियो को रोकने ही वाली थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। थियो ने स्वॉर्ड घुमा दी। अगले ही पल सफेद एनर्जी की एक तेज लहर पूरे रूम में दौड़ गई और पूरा घर 2 टुकड़ों में बंट गया। ये देखकर गिल्सन लगभग रो पड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरा पैसा था। थियो खुद भी हैरान था। मून वाइट स्वॉर्ड ने उसका सारा माना एक ही बार में खींच लिया था। वो अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी गिल्सन ने सीधे उसके लोअर एब्डोमेन पर हाथ रख दिया। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। इसने कभी मैजिक की ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी सिर्फ स्वॉर्ड की शार्पनेस के दम पर ये इतना आगे पहुंच गया। गिल्सन पहली बार थियो को देखकर सच में हैरान रह गई। गिल्सन थियो को घूरते हुए बोली, ये लड़का तो पूरा जीनियस है और ऐसा जीनियस मेरा ग्रैंडसन निकला। इतना कहकर उसने थियो के कंधे पर हाथ मारा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे सोने की खान मिल गई हो। आज से मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगी, तुम बस अपनी टैलेंट दिखाते रहो और बास्क वर्कशॉप
शॉप का चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट बन जाओ। अपनी ग्रैंड मदर से विदा लेने के बाद थियो और सिसिलिया जल्दी से कमीलिया पैलेस लौट आए। इस दौरान जब भी थियो को समय मिलता वो इवलिन के साथ स्पारिंग करता था। शुरुआत में दोनों बराबरी पर थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। थियो इतना मजबूत हो गया था कि वो इवलिन को भी दबाने लगा था। इवलिन ने पूरे भरोसे के साथ कहा, यंग मास्टर, अगर आप अपनी असली ताकत दिखा पाए तो ब्लूमिंग फेस्टिवल में फर्स्ट प्लेस आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। थियो मुस्कुराया और बोला, ये सब आपकी वजह से हुआ है इवलिन। अगर मैं फर्स्ट प्लेस जीत गया तो स्पीच में आपका नाम जरूर लूंगा। उधर सेंट्रल स्क्वायर में रागनार का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट शुरू होने वाला था। ब्लूमिंग फेस्टिवल सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये वो स्टेज थी जहां रागनार के यंग स्वॉर्ड्समैन पहली बार पूरे क्लैन के सामने अपनी पहचान बनाते थे। यहाँ फैमिली हेड से लेकर 9 ड्रैगन्स तक मौजूद थे। यहाँ तक कि 2 पीढ़ी पहले की फैमिली हेड हिल्डा भी आई हुई थी। सच कहें तो हिल्डा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 150 साल से ज्यादा है। तभी एग्जामिनर 12 आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, ब्लूमिंग फेस्टिवल अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। पहले राउंड में हर पार्टिसिपेंट नीचे रखी आयरन स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड चुनेगा और ऊपर लगी आयरन वॉल पर स्लैश मार्क छोड़ेगा। याद रखो, इस वॉल में स्नो व्हाइट मॉन्स्टर ऑरे मिलाया गया है, यानी नीचे रखी साधारण स्वॉर्ड्स इससे एक खरोंच तक नहीं छोड़ सकती। फिर उसने आगे कहा, लेकिन अगर तुम अपने अटैक में माना मिलाओगे तो रिजल्ट अलग होगा। अब हर पार्टिसिपेंट को सोमा दी जाएगी। सिर्फ एक पिल खाकर तुम 10 साल से ज्यादा माना हासिल कर सकते हो और अपने माना कोर को जगाने में मदद मिलेगी। तुम्हें उसी पावर का इस्तेमाल करके वॉल पर स्वॉर्ड मार्क छोड़ना होगा। मार्क जितना गहरा होगा स्कोर उतना ज्यादा होगा। फिर उसने नाम पुकारा, पहला पार्टिसिपा एंटी थियो रागनार। उसी समय हिल्डा ने फैमिली हेड की तरफ देखते हुए पूछा, क्या यही वो बच्चा है जिसके बारे में तुम बार बार बात कर रहे थे? चलो देखते हैं इस डिसेंडेंट में आखिर कितनी काबिलियत है। 12 के कहने पर थियो ने सोमा खा ली। पिछली जिंदगी में सोमा खाने के बाद वो माना कंट्रोल नहीं कर पाया था और उसका माना कोर बुरी तरह डैमेज हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। जैसे ही सोमा का असर शुरू हुआ, माना उसके शरीर में बेकाबू होकर दौड़ने लगी। ये देखकर 12 का चेहरा बदल गया। धत्तेरे की, इस बेवकूफ ने माना कंट्रोल ही नहीं की। सोमा खाने के बाद हर इंसान को माना धीरे धीरे गाइड करनी पड़ती थी। जितना ज्यादा टैलेंट उतनी ज्यादा माना। और रागनार जैसे लोगों के लिए ये और भी खतरनाक था। एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का नुकसान कर सकती थी। 12 को लगा कि थियो खुद अपनी बर्बादी बुला रहा है, लेकिन कुछ ही सांसों के भीतर थियो ने पूरी माना को कंट्रोल कर लिया। ये देखकर 12 की आंखें फैल गई। खुद थियो भी हैरान था। पिछली जिंदगी में जो काम उसके लिए नामुमकिन था, इस बार वो बेहद आसानी से हो गया। अगले ही पल उसने स्वॉर्ड उठाई। कई दिनों से छिपा कर रखी सारी माना उसने एक ही अटैक में छोड़ दी। साथ ही उसने अपने पिता के अटैक से सीखी हुई टेक्निक भी इस्तेमाल की। जैसे ही स्वॉर्ड चली, पूरा स्क्वायर हिल गया। अटैक इतना जबरदस्त था कि वॉल पर एक विशाल कट बन गया। वो निशान इतना बड़ा था कि लोग कुछ पल तक उसे देखते ही रह गए। 12 ने आखिरकार घोषणा की, थियो रागनार पास। लेकिन असली शौक तो अभी शुरू हुआ था। वहाँ मौजूद बहुत से लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये वही थियो है जिसने आज पहली बार खुलकर माना इस्तेमाल की थी। थियो ने अपना स्टेटस पैनल खोला और देखा कि मिस फॉर्चून कर्स पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसकी परफॉर्मेंस ने बहुत से बड़े लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया था। ब्लैक ड्रैगन, स्वॉर्ड ड्रैगन और सबसे बढ़कर हिल्डा अब उसे ध्यान से देख रहे थे। थियो के लिए सबसे अहम हिल्डा थी, क्योंकि उसके पास गरुड़ा हार्ट था। अगर वो हार्ट थियो के हाथ लग गया तो उसकी ताकत एक नए लेवल पर पहुंच जाती। इसके बाद बाकी पार्टिसिपेंट्स की बारी आई। सबसे ज्यादा ध्यान नॉर्दर्न 4 ने खींचा। उन्होंने भी मॉन्स्टर लेवल रिजल्ट्स दिए, लेकिन अभी तक कोई भी थियो के स्कोर तक नहीं पहुंच पाया था। तभी भीड़ में लोग बातें करने लगे। लगता है इस बार फाइनल फाइट फ्लैश टाइगर और डार्क लेपर्ड के बीच होगी। लेकिन एक्सियोन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोमा निगली और बिना एक पल रुके स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट की तरफ अटैक कर दिया। 12 उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले ही पल खून जैसे लाल रंग की स्वॉर्ड एनर्जी ड्रैगन की तरह आगे बढ़ी और मॉन्यूमेंट से जा टकराई। ये देखकर 12 तक हैरान रह गया। इस साल का ब्लूमिंग फेस्टिवल सच में हैरानियों से भरा हुआ है, क्योंकि एक्सियोन द्वारा छोड़ा गया स्वॉर्ड मार्क लगभग थियो के मार्क जितना ही बड़ा था। और ये देखकर पूरा क्राउड सन्न रह गया। इस पॉइंट पर विनर का फैसला सिर्फ एग्जैक्ट स्कोर के आधार पर ही हो सकता था। कुछ समय बाद 12 ने घोषणा की, ब्लूमिंग फेस्टिवल का पहला राउंड यही खत्म होता है। इस साल कई बेहतरीन टैलेंट्स सामने आए हैं, जो सच में खुशी की बात है। जिन लोगों ने असेसमेंट पास किया है, वे 3 दिन बाद होने वाले सेकंड राउंड की तैयारी करें। अब मैं उन रैंकिंग्स का ऐलान करता हूँ, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। पहले राउंड में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है रोज पैलेस के थियो रागनार ने। टेक्निक, माना कंट्रोल, स्पीड और ओवरऑल परफॉर्मेंस, हर एस्पेक्ट में उसका प्रदर्शन लगभग परफेक्ट
था, इसलिए उसे फुल स्कोर 10 दिया जाता है। बारा कुछ पल रुका और फिर बोला, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। थियो द्वारा छोड़ा गया स्वॉर्ड मार्क यंग मास्टर ट्रॉय द्वारा बनाए गए पुराने रिकॉर्ड के बराबर है। ये सुनते ही पूरे क्राउड के होश उड़ गए। आखिर ट्रॉय वही इंसान था जिसे इस समय फैमिली हेड का सबसे मजबूत कैंडिडेट माना जाता था। फिर बारा ने आगे कहा, नाइट एक्सियोन को भी फुल स्कोर 10 मिला है, लेकिन थियो के मुकाबले उसका स्वॉर्ड मार्क थोड़ा छोटा था, इसलिए उसे सेकंड प्लेस दिया जाता है। थर्ड प्लेस वेलिंगटन, फोर्थ प्लेस रे और फिफ्थ प्लेस हल्क्स। कुल 87 पार्टिसिपेंट्स इस टेस्ट में पास हुए हैं। ब्लूमिंग फेस्टिवल का सेकंड राउंड 3 दिन बाद विंटर माउंटेन्स में होगा। जिन लोगों के नाम पुकारे गए हैं वे पूरी तैयारी कर लें। उस रात कमीलिया पैलेस में जश्न का माहौल था। हर कोई थियो के फर्स्ट प्लेस की खुशी मना रहा था। वेलिंगटन भी उसे बधाई देने आया। कांग्रेचुलेशंस यंग मास्टर थियो, आपकी मेहनत का फल देखकर मुझे सच में खुशी हो रही है, लेकिन साथ ही ये सोचकर शर्म भी आती है कि मैं आपसे इतना पीछे रह गया हूँ। थियो ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं बस लकी था, और वैसे भी दोस्तों के बीच इन रैंकिंग्स की इतनी चिंता क्यों। ब्लूमिंग फेस्टिवल के सेकंड राउंड में हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद थियो अकेला विंटर माउंटेन्स पहुंच गया। पिछली जिंदगी में फर्स्ट प्लेस जीतना तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। भले ही उसने अभी तक एक्सियोन को सीधे कॉम्बैट में नहीं हराया था, लेकिन ये बात साफ थी कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन थियो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। लेंटिन जैसे छोटे इंसान को सजा देना काफी नहीं था। उसके असली दुश्मन एक्सियोन और सोरिंग ड्रैगन थे, और उनसे निपटने के लिए वो हर तरीका इस्तेमाल करने वाला था। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। फिर उसने नेस्ट कॉम्पास निकाला। विंटर माउंटेन्स में कदम रखते ही कॉम्पास लगातार एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। आखिर वहाँ ऐसा क्या छिपा था? शायद इसका जवाब उसे ब्लूमिंग फेस्टिवल के सेकंड राउंड में ही मिलेगा। उसी समय थियो को अचानक किसी के आने का एहसास हुआ। अगले ही पल मून व्हाइट स्वॉर्ड उस इंसान के गले पर रखी हुई थी। वो आदमी जल्दी से बोला, यंग मास्टर थियो, हमारे कैप्टन ने ब्लूमिंग फेस्टिवल में आपका प्रदर्शन देखा है। उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको हमारे रिक्रूटमेंट टेस्ट में शामिल होने का मौका दे सकूं। थियो को पहले से उम्मीद थी कि लोग उसे रिक्रूट करने आएंगे, लेकिन सिर्फ टेस्ट देने का ऑफर, ये उसे थोड़ा अपमानजनक लगा। जैसी उम्मीद थी, गेल स्वॉर्ड ऑर्डर में सच में बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं। तभी दूर से एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन आगे आई। यंग मास्टर थियो, हम उन लोगों जैसे नहीं हैं। हम आपको सीधे ब्लैक आयरन कैवलरी में ऑफिशियल मेंबर के रूप में इनवाइट करना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? इसके बाद एक एक करके अलग अलग नाइट ऑर्डर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग सामने आने लगे। हर कोई थियो को अपनी तरफ खींचना चाहता था। ये देखकर थियो के सिर में दर्द होने लगा। क्या झंझट है। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी एक जाने पहचानी आवाज सुनाई दी और थियो वहीं रुक गया। लोग इसे लालच कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी असली टैलेंट को रिक्रूट करना हो तो थोड़ी बहुत बेइज्जती की परवाह कौन करता है। ये ओशा थी, और उसका मकसद भी बाकी सबकी तरह थियो को रिक्रूट करना ही था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। क्या लॉर्ड स्वॉर्ड ड्रैगन खुद उसे गाइड करने वाली है? कुछ देर बाद ओशा थियो को एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर ले गई। वहाँ पहुंचकर उसने कहा, मैं आज तुम्हें एक गिफ्ट देने आई हूँ। फैमिली हेड की स्वॉर्ड स्टाइल ड्रैगन ब्रेथ की तरह है, सीधी, ताकतवर और सब कुछ राख कर देने वाली। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं स्वॉर्ड के अंदर अनगिनत बदलाव छिपाना चाहती हूँ। जिस ड्रैगन का मैं पीछा करती हूँ वो ऐसा ड्रैगन है जो दुनिया के हर बदलाव को एक ही सांस में समेट लेता है। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई। मैं इसे प्लम ब्लॉसम्स अक्रॉस द स्काई कहती हूँ। फर्स्ट फॉर्म, रेन ऑफ फॉलिंग पेटल्स। अगले ही पल थियो की आंखें फैल गई। सिर्फ एक सांस के अंदर 120 अलग अलग ट्रैजेक्टरीज और वेरिएशंस दिखाई दी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उसे समझ आ गया कि लोग क्यों कहते हैं कि प्योर स्वॉर्ड्समैनशिप में फैमिली हेड भी ओशा से एक कदम पीछे है। थियो के मन में तुरंत एक ख्याल आया, अगर वो इस टेक्निक को अपनी फ्लैश टेक्निक के साथ मिला दे तो उसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। ओशा हल्का सा मुस्कुराई, इतना काफी है कि तुम इसे देख पाए। फिर उसने पॉकेट डायमेंशन हटा दी और कहा, अगर ब्लूमिंग फेस्टिवल के बाद तुम बाकी फॉर्म्स भी देखना चाहते हो तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस जगह पर एक नई हवा बनकर आओगे। थियो ने जाते हुए ओशा को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। इस बार उसे सच में बहुत बड़ा गिफ्ट मिला था। अब अनजान बनने का नाटक करना शायद संभव नहीं था। और आखिरकार 3 दिन बाद ब्लूमिंग फेस्टिवल का सेकंड राउंड आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। ये जगह विंटर माउंटेन्स के नाम से जानी जाती थी। ये विंटर का एक हिस्सा थी और इसे डीमन सी भी कहा जाता था। हजारों सालों से रागनार क्लैन इस जगह की रक्षा करता रहा था ताकि ग्रेट बैरियर के उस पार मौजूद मैजिकल बीस्ट्स कर्स्ड डीमन सी से निकलकर इंसानों की दुनिया में घुस न सके। इस राउंड के सुपरवाइजर जैकी
रूल्स समझा रहे थे। एक दिन तुम सबको भी यही जिम्मेदारी संभालनी होगी, इसलिए इस बात को अच्छे से याद रखो। अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन होने के नाते तुम्हें डीमन सी में कदम रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। एग्जाम एरिया सिर्फ ग्रेट बैरियर के अंदर वाले हिस्से तक सीमित रहेगा। टेस्ट बहुत सिंपल है। अगले 15 दिनों के अंदर तुम्हें विंटर माउंटेन्स में जाकर मैजिकल बीस्ट्स का शिकार करना होगा और उनकी गर्दन में लटकी बेल्स लेकर आनी होंगी। बेल्स 7 रंगों में बंटी हुई है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, साइन, ब्लू और पर्पल। जितना आगे का कलर होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और जाहिर सी बात है हाई वैल्यू बेल वाले बीस्ट्स भी उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे। खासकर पर्पल बेल वाले बीस्ट्स जिन्हें तुम्हारे करंट लेवल पर हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर कोई पर्पल बेल हासिल कर लेता है तो उसे जबरदस्त स्कोर मिलेगा। इस एग्जाम में मेथड को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम खत्म होने से पहले बेल वापस ले आए, बस वही काउंट होगी। थियो ने मन ही मन सोचा, मतलब दूसरे लोगों का शिकार चुराना भी अलाउड है और सीधे उनकी बेल छीनना भी। ये रूल टीम वर्क के लिए तो अच्छा नहीं था, लेकिन रागनार की स्ट्रॉन्ग रूल वीक वाली फिलॉसफी से पूरी तरह मेल खाता था। फिर जैकी ने आगे कहा, मैजिकल बीस्ट्स को दूर रखने वाले टोटम्स अलग अलग जगह लगाए गए हैं और सेफ जोन्स में सप्लाईज दबाकर रखी गई है। उनका सही इस्तेमाल करना। अब एग्जाम ऑफिशियली शुरू होता है। सभी पार्टिसिपेंट्स अलग अलग दिशाओं में निकल जाओ। इतना सुनते ही सभी लोग माउंटेन्स की तरफ दौड़ पड़े। सिबिल अच्छी तरह जानता था कि इस आधे महीने के एग्जाम में सप्लाईज सबसे जरूरी थी। यंग मास्टर थियो की मदद करने से पहले उसे सप्लाईज सिक्योर करनी थी। दूसरी तरफ एक्सियोन को अपने अंकल के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस याद थे। उसने तुरंत बाकी लोगों के उलट डायरेक्शन चुन ली। रे ने उसका अजीब बिहेवियर नोटिस किया। कुछ देर सोचने के बाद वो भी उसके पीछे चल पड़ी। उधर वेलिंगटन ने थियो को आवाज दी, यंग मास्टर, आपने एक बार कहा था कि हम दोस्त हैं। फिर वो कुछ पल रुका, लेकिन इन 3 दिनों में मैंने एक बात समझी है। मैं आपको दोस्त मानता हूँ, लेकिन साथ ही राइवल भी, और इसी वजह से मेरे अंदर आपको पीछे छोड़ने की इच्छा पैदा हो गई है। ये सुनकर थियो मुस्कुरा दिया। वो उस एहसास को अच्छी तरह समझता था, क्योंकि पहले वो खुद भी वेलिंगटन को फ्रेंड और राइवल दोनों मानता था। वेलिंगटन अचानक हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ। मुझे लगा था सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूँ, और इसी वजह से ब्लूमिंग फेस्टिवल के सेकंड राउंड में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। वेलिंगटन के जाने के बाद थियो खुद से बुदबुदाया, नल्चियो फैमिली का फ्यूचर हेड अब मुझे पीछे छोड़ना चाहता है। इससे ज्यादा एक्साइटिंग और क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम नेस्ट को ढूंढना था। कॉम्पास के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए थियो आखिर उस लोकेशन तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। कॉम्पास की नीडल जमीन के नीचे की तरफ इशारा कर रही थी। थियो ने माथा पकड़ लिया। कहीं मुझे खुदाई करके अंदर तो नहीं जाना पड़ेगा। काश मैं शवल लेकर आता। मून व्हाइट स्वॉर्ड से मिट्टी खोदना तो बहुत बड़ा वेस्ट होगा। तभी थियो ने अचानक आगे की तरफ फ्लैश स्ट्राइक चला दी। छिपना बंद करो, बाहर निकलो। अगले ही पल 3 असैसिन्स सामने आ गए। उनमें से एक हंसते हुए बोला, हमें लगा था कि हमने अपना ट्रेल अच्छे से छुपा लिया है। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हमें नोटिस कर लोगे। थियो सच में कंफ्यूज था। उसका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं था। फिर ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे? उनका लीडर हाइड हंसते हुए बोला, किसी ने हमें हायर किया है और वो ऐसा इंसान है जिसकी औकात के बारे में तुम जैसे लोबॉन बास्टर्ड सोच भी नहीं सकते। थियो ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, काउंसिल ऑफ एल्डर्स का हेड। ये सुनते ही तीनों असैसिन्स के चेहरे बदल गए। तुम्हें कैसे पता चला? थियो ने शांत आवाज में कहा, तुम लोग बार बार ब्लड लाइन की बात कर रहे हो। इससे ज्यादा साफ हिंट और क्या हो सकता है? ऊपर से कोई एग्जामिनर भी तुम्हें रोकने नहीं आया। इसका मतलब उन्हें भी खरीद लिया गया है। लेकिन अफसोस, तुम्हें मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं है। इतना कहकर थियो ने स्वॉर्ड घुमा दी। ड्रैगन्स 3 क्लॉज बाहर निकली और अगले ही पल तीनों असैसिन्स वही ढेर हो गए। थियो खुद थोड़ा हैरान था। ये लोग इतने कमजोर निकले। प्लम ब्लॉसम प्रिंसेस की दिखाई हुई रेन ऑफ फॉलिंग पेटल्स टेक्निक को समझने में उसे पूरे 3 दिन लगे थे। बार बार एनालिसिस करने के बाद ही वो मुश्किल से 3 फ्लैश स्ट्राइक्स को एक साथ जोड़ पाया था। कर्व्स और आर्क्स के जरिए ये टेक्निक अनगिनत वेरिएशंस में बदल सकती थी। बेशक ओशा की तरह एक ही सांस में 120 वॉट स्ट्राइक्स निकालना अभी भी उसके बस की बात नहीं थी। अब फिर से वही प्रॉब्लम सामने थी, जमीन के नीचे कैसे जाया जाए। तभी थियो की नजर उस असैसिन के कटे हुए सिर पर पड़ी जिसे उसने क्लिफ से नीचे गिरा दिया था। वो कुछ अजीब आवाज कर रहा था। थियो ने ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखें फैल गई। क्लिफ के नीचे एक ट्रांसपेरेंट हिडन स्टेयरकेस छिपी हुई थी। उधर दूसरी तरफ एक लॉस्ट स्वॉर्ड्समैन सेकंड राउंड की रिपोर्ट
9 ड्रैगन्स को दे रहा था। इस समय एक्सियन फर्स्ट रैंक पर है, उसने 41 बेल्स इकट्ठी कर ली है। रेस सेकंड रैंक पर है। जूलियस ने पूछा थियो का क्या हाल है। लॉस्ट वॉर्ड्समैन ने जवाब दिया, फिलहाल उसके पास एक भी बेल नहीं है और उसके साथ कोई कंपेनियन भी नहीं है। हमारा मानना है कि वो या तो कहीं छिपा हुआ है या फिर किसी एम्बुश की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर ओशा ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। मतलब एग्जामिनर्स अभी तक उसकी लोकेशन कंफर्म नहीं कर पाए हैं। लॉस्ट वॉर्ड्समैन ने सिर हिलाकर कहा, जी सही कहा। तभी वुल्फ गैंग बोला, पहले राउंड में अच्छा प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं कि सेकंड राउंड में भी वही रिजल्ट देगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, लगता है असैसिन्स उम्मीद से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। एड ने वुल्फ गैंग के चेहरे पर मौजूद उस घमंडी मुस्कान को देखा और तुरंत समझ गया कि इस मामले के पीछे वही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये पागल बूढ़ा बिना इजाजत बीच में कूद पड़ा। कितना घमंडी इंसान है। असल में कमीलिया पैलेस से निकाले जाने के बाद एड ने मौका देखकर रोज पैलेस का कोना कोना छान मारा था, लेकिन उसे एंशिएंट ड्रैगन रेलिक का कोई निशान नहीं मिला। इसी वजह से उसे पूरा यकीन था कि क्लू थियो के पास है। उसका प्लान था पहले रेलिक का सुराग चुराना और फिर थियो को खत्म कर देना। लेकिन ओरिजिन ड्रैगन अचानक बीच में आ गया और उसकी पूरी योजना बिगाड़ दी। ओशा ने जूलियस को याद दिलाया, एड और वुल्फ गैंग कुछ न कुछ छिप कर रहे हैं, लगता है हमें भी बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। लेकिन जूलियस ने शांत स्वर में कहा, थियो इतना आसानी से गिरने वाला इंसान नहीं है। अभी जो कुछ वो कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, इसलिए सिर्फ उसकी मदद करने के लिए एग्जाम में दखल देने की जरूरत नहीं है। उधर हिडन रियल्म में पहुंचने के बाद थियो को एहसास हुआ कि ये किसी ड्रैगन हैचलिंग का नेस्ट नहीं था, ये तो गार्डियन ड्रैगन लॉक का निवास स्थान था। ये देखते ही थियो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और सम्मान से बोला, ग्रीटिंग्स एंसेस्टर। लॉक ये सुनकर बुरी तरह हैरान हो गई। ये चोजन वन मुझे एंसेस्टर क्यों कह रहा है? तब थियो ने समझाया, लॉर्ड गार्डियन ड्रैगन, आप हमारे क्लैन के फाउंडर लॉर्ड सिगार्ड की कंपेनियन थी और सेकंड फैमिली हेड फिद्रव की मदर भी, इसलिए मैंने आपको एंसेस्टर कहा। ये सुनकर लॉक साफ तौर पर चौंक गई। लगता है उस शरारती फिद्रव ने बाहर काफी अजीब कहानियां फैला रखी है। ये सच है कि सिगार्ड और मैं एक दूसरे को कंपेनियन कहते थे, लेकिन वो सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के लिए सम्मान का शब्द था जो अपनी सोल शेयर करते थे। और आखिर में सोचो, एक ड्रैगन और ह्यूमन सच में कैसे एक हो सकते हैं? थियो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो क्या ये दावा भी झूठ है कि हमारे क्लैन में ड्रैगन ब्लड बहता है? लॉक ने जवाब दिया, नहीं, पूरी तरह नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सिगार्ड और मैंने ड्रैगन ब्लड शेयर किया था, लेकिन अब छोटी बातों को यही छोड़ते हैं। गार्डियन ड्रैगन होने के नाते अब मुझे चोजन वन के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। मैं लॉर्ड लॉक एंशिएंट कोवेनेंट के अनुसार तुम्हें 3 क्वेश्चंस पूछने का अधिकार देती हूँ। अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर थियो खुश हो गया। मतलब ये कोई बैटल नहीं थी, ऐसे में उसे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी उतनी हासिल करनी थी। उसने तुरंत पहला सवाल पूछा, आप यहाँ क्यों रुकी हुई है? लॉक को उम्मीद नहीं थी कि पहला सवाल इतना गहरा होगा। क्या ये बच्चा शुरू से ही पूरी सच्चाई तक पहुँचना चाहता था? कुछ पल बाद लॉक बोली, अच्छा सवाल है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि दुनिया के किनारे डीमन सी के उस पार नेमलेस मोनार्क नाम का एक मॉन्स्टर मौजूद है। पिछले 1000 सालों से मैं इस दुनिया की रक्षा करने का मिशन उठाए हुए हूँ। इसी वजह से मैं लगातार इस जगह की पहरेदारी कर रही हूँ। विंटर माउंटेन्स असल में उसके खिलाफ बनाई गई एक फॉरवर्ड बेस से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुनकर थियो लगभग यकीन कर चुका था कि उसने अभी अभी लॉक की आंखों में डर देखा है। वो पूछना चाहता था कि क्या ड्रैगन किंग के दर्जे वाली एक एंशिएंट ड्रैगन भी किसी ऐसी चीज से डर सकती है? लेकिन उससे पहले कुछ और बातें साफ करना जरूरी था, इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछा, एंशिएंट ड्रैगन रेलिक आखिर क्या होता है? लॉक थोड़ा हैरान हुई। तुम अपने साथ 3 रेलिक्स लेकर घूम रहे हो और फिर भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते। लगता है तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। ये सुनकर थियो अंदर तक हिल गया। एक रेलिक कमीलिया पैलेस डंजियन था और दूसरा मून व्हाइट स्वॉर्ड, लेकिन तीसरा क्या था? तब लॉक ने समझाया, जिन्हें तुम एंशिएंट ड्रैगन रेलिक्स कहते हो, वे एंशिएंट ड्रैगन फफनीर की छोड़ी हुई निशानियां हैं। ह्यूमैनिटी को नेमलेस मोनार्क से बचाने के लिए उसने अपनी सोल को 31 हिस्सों में बांट दिया था। वही हिस्से रेलिक्स कहलाते हैं। एंशिएंट ड्रैगन रेलिक्स का कोई तय रूप नहीं होता। वे किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस के रूप में, या फिर किसी अजीब फेनोमेनन के रूप में भी। ये सुनते ही थियो को सब समझ आ गया। उसके पास मौजूद आखिरी रेलिक वो 10 साल थे जो टाइम रिवर्स होकर वापस आए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो रेलिक खुद थियो था। अगर ये सब एंशिएंट ड्रैगन फफनीर की पावर से हुआ मिरेकल था तो हर चीज समझ में आने लगी। लेकिन फिर भी एक बात अजीब थी। हर एंशिएंट ड्रैगन रेलिक की रक्षा कोई ड्रैगन स्पीशीज करती थी, जबकि उसकी रिग्रेशन के साथ कोई गार्डियन नहीं था। थियो ने सिर उठाया और अपना आखिरी सवाल पूछा, मुझे क्यों चुना गया? अगर ये सब नेमलेस मोनार्क का सामना करने के लिए तैयार किया गया था तो मेरे जैसे बिना टैलेंट वाले इंसान को क्यों चुना गया? ये सुनकर लॉक हल्का सा हंस पड़ी। लगता है इस सवाल का जवाब मुझे एक सवाल से देना पड़ेगा। फिर उसने सीधे थियो की आंखों में देखा
और बोली, तुम ऐसा क्यों मानते हो कि रेलिक द्वारा चुना गया स्पेशल पर्सन सिर्फ तुम ही हो? ये सुनते ही थियो को लगा जैसे उसे बर्फ के गहरे कुएं में फेंक दिया गया हो। क्या इसका मतलब था कि वो अकेला चोजन वन नहीं है? तभी उसे समझ आया कि इतने लोग रेलिक्स के बारे में कैसे जानते थे और उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। अगर वे भी रेलिक्स द्वारा चुने गए थे तो शायद वे भी थियो की तरह सिस्टम पैनल्स देख सकते थे। हो सकता है उनमें से कुछ लोग रिग्रेसर्स भी हो। थियो अब दुनिया की सच्चाई के एक कदम और करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसी के साथ सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा उलझ गया था। इससे पहले कि थियो और कुछ सोच पाता, लॉक ने उसे याद दिलाया, अब जबकि सारे मिशंस पूरे हो चुके हैं, तुम्हारे रिवॉर्ड लेने का समय आ गया है। ये सुनकर थियो का ध्यान वापस आया। वो यहाँ मूल रूप से अमन्स ग्रिमॉय लेने आया था, लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका था। अगर उसे कुछ लेना ही था तो ऐसा लेना था जिसकी तुलना कोई साधारण ट्रेजर नहीं कर सके। लॉक बोली, जैसा कि तुम देख सकते हो, ये नेस्ट दुनिया भर से इकट्ठा किए गए दुर्लभ ट्रेजर से भरा हुआ है। इनमें से कोई भी चीज चुनो, वो तुम्हारी कल्पना से परे होगी। इस नेस्ट के अंदर जो भी है उसमें से तुम एक चीज चुन सकते हो। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर थियो की आंखों में छिपा लालच साफ दिखाई देने लगा। उसने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे आप चाहिए। लॉक को लगा वो मजाक कर रहा है। वो हंस पड़ी, हजारों साल बाद भी मेरी पॉपुलैरिटी इतनी बनी हुई है, ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, अब सच सच बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन थियो ने दोबारा वही जवाब दिया, मैंने वही कहा है जो मैं सच में चाहता हूँ। तब लॉक को एहसास हुआ कि थियो सच में उसे ही रिवॉर्ड के रूप में चुनना चाहता है। अगले ही पल उसने अपना ड्रैकोनिक प्रेजेंस छोड़ दिया। तुम छोटे शैतान, क्या तुम्हें लगता है कि एक मजाक करके तुम यहाँ के सारे ट्रेजर्स और मेरा सारा नॉलेज हासिल कर लोगे? लेकिन थियो अच्छी तरह जानता था कि ये सिर्फ एक गैम्बल नहीं था, ये लाइफ एंड डेथ का गैम्बल था। अगर वो लॉक का कंपेनियन बन जाता तो ये ऐसी पहचान होती जिसकी बराबरी कोई ट्रेजर नहीं कर सकता था। इसलिए वो ये मौका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। थियो ने गंभीर आवाज में कहा, लॉर्ड गार्डियन ड्रैगन, आपने खुद कहा था कि मैं इस नेस्ट के अंदर मौजूद कोई भी ट्रेजर चुन सकता हूँ। आपने कहीं भी ये नहीं कहा कि लॉक खुद उस लिस्ट से बाहर है। आपने ये बात सेक्रेड ओथ के साथ कही थी। इसलिए कृपया मेरे साथ चलिए। कुछ पल के लिए लॉक को थियो में सिगार्ड की झलक दिखाई दी, फिर अचानक उसने अपना फैसला बदल दिया। बहुत अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगले ही पल उसने अपना ह्यूमन फॉर्म दिखाया। उसे देखकर थियो कुछ क्षण के लिए वही रुक गया। लॉक मुस्कुराई, लगता है तुम भी मेरे चाव में फंस गए हो। अफसोस, ये शरीर अब 2000 साल से ज्यादा पुराना है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले थियो ने एक गंभीर सवाल पूछ लिया, लॉर्ड गार्डियन ड्रैगन, आपके हार्ट को क्या हुआ? ये सुनते ही लॉक का चेहरा बदल गया। सच कहूँ तो मैंने 50 साल पहले अपना ड्रैगन हार्ट खो दिया था। जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो बस मौत का इंतजार कर रही एक दयनीय ड्रैगन है। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 3 साल बचे हैं। इसी वजह से मैं इस नेस्ट को छोड़ भी नहीं सकती। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारी किसी तरह की सीधी मदद नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, ये सब जानने के बाद भी क्या तुम मुझे ही चुनोगे? थियो ने एक पल भी नहीं सोचा, मेरा जवाब नहीं बदलेगा, मैं आपको ही रिवॉर्ड के रूप में चुनता हूँ। ये सुनकर लॉक हंस पड़ी, कितने मूर्ख हो तुम, लेकिन शायद यही जिद है जिसकी वजह से तुम्हें चुना गया। थियो ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं और मजबूत बनूंगा, मैं और एंशिएंट ड्रैगन रेलिक्स इकट्ठा करूंगा, और मैं आपके लिए ऐसा कुछ ढूंढूंगा जो आपके खोए हुए हार्ट की जगह ले सके। अगर एंशिएंट ड्रैगन रेलिक्स इतने चमत्कारी हैं, तो शायद उनमें से कोई एक नया हार्ट बन सकता है। जिस दिन मैं ये कर पाऊंगा उसी दिन मैं सच में गार्डियन ड्रैगन के कंपेनियन कहलाने लायक बनूंगा। अब तक लॉक की थियो में दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने फिर भी कहा, जैसा कि मैंने कहा, मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकती। जब तक तुम मेरे लिए वो रिप्लेसमेंट नहीं लाते, मैं फिर से स्लीप में चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और काम पूरा करना होगा। लॉक ने एक पुरानी बुक निकाली और बोली, हम दोनों के बीच ट्रू सोल कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें ये बुक पूरी पढ़नी होगी और यहीं अभी डोर ऑफ माइंड खोलना होगा। थियो ये सुनकर हैरान रह गया। इतनी अजीब सिचुएशन में आखिरकार उसे अमन्स ग्रिमॉय मिल गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्लूमिंग फेस्टिवल का सेकंड राउंड अभी भी चल रहा था और एग्जाम खत्म होने में आधे महीने से भी कम समय बचा था। थियो ने पूछा, क्या मैं पहले एग्जाम खत्म कर सकता हूँ और बाद में आकर डोर ऑफ माइंड खोल सकता हूँ? लॉक ने उसे घूरा, तकनीकी रूप से ये संभव है, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से पास होने दूं तो मजा ही क्या रहेगा? फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ब्लूमिंग फेस्टिवल का सेकंड राउंड खत्म होने से पहले डोर ऑफ माइंड खोलो, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। उधर एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। एक्सियन पहले ही 860 पॉइंट्स के साथ
फर्स्ट प्लेस पर पहुंच चुका था। लेकिन इतनी शानदार अचीवमेंट के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने अपने अंकल के लोगों को एग्जामिनर्स की जगह बिठाया था ताकि सेकंड राउंड के दौरान थियो को खत्म किया जा सके। लेकिन शुरू से लेकर अब तक थियो कहीं दिखाई नहीं दिया। फीलिक्स ने कहा, क्या एल्डर काउंसिल की इन्फॉर्मेशन सही थी? क्या उन 3 असैसिन्स ने सच में थियो को मार दिया? इस स्टेज पर भी उसका सामने न आना बिल्कुल समझ से बाहर है। एक्सियोन ने उसकी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। प्लम ब्लॉसम पैलेस के फ्यूचर स्टार कहलाने वाले इंसान की समझ इतनी बेकार होगी मैंने नहीं सोचा था। अब समझ आया पैलेस मास्टर उस थियो को इतना क्यों पसंद करती है। छोड़ो, मुझे वैसे भी तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर एक्सियोन की आंखों में ठंडा इरादा चमका। अगर वो खुद सामने नहीं आना चाहता तो मैं उसे बाहर आने पर मजबूर कर दूंगा। उसने जोर से कहा, वाइवन गैदरिंग और प्लम ब्लॉसम पैलेस के सभी मेंबर्स सुन लो, हंटिंग टाइम शुरू हो चुका है। 4th ट्रेनिंग ग्राउंड के हर एक कचरे को ढूंढो और खत्म कर दो। तब तक मारते रहो जब तक वो कमीना थियो सामने नहीं आ जाता। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पास के एक पेड़ के पीछे छिपी रे उनकी पूरी बातचीत सुन चुकी थी। उसी समय दूसरी तरफ 3 स्वॉर्ड्समैन ने मिलकर बड़ी मुश्किल से एक लो टू मिड टियर मैजिकल बीस्ट को हराया था। बीस्ट के गिरते ही सिबिल जोश में बोला, हमने कर दिखाया, देखा, मैंने कहा था ना कि हम ये कर सकते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं ये बात यंग मास्टर थियो को जरूर बताऊंगा। लेकिन अब सोचता हूँ तो सेकंड राउंड खत्म होने में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। यंग मास्टर थियो आखिर है कहाँ? मैंने उनके लिए इतना सारा सामान भी तैयार किया था। आयोडी बोला, यंग मास्टर का जरूर कोई बड़ा प्लान होगा। वो ब्लूमिंग फेस्टिवल में पॉइंट्स कमाने से भी ज्यादा जरूरी काम कर रहे होंगे। सिबिल ने कहा, फिर भी मैं यंग मास्टर को फर्स्ट प्लेस लेते हुए देखना चाहता था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक तलवार सीधे उसके सीने के आर पार हो गई। सामने वाइवन गैदरिंग का कोर मेंबर ऑरलैंड खड़ा था। हम भी उस कमीने यंग मास्टर थियो को देखना चाहते हैं, तो क्यों ना तुम उसके लिए नरक में जाकर इंतजार करो। उसी समय हिडन नेस्ट के अंदर लॉक ने कभी नहीं सोचा था कि थियो आधे महीने से भी कम समय में डोर ऑफ द माइंड खोल देगा, जबकि आम लोगों को इसे समझने में 3 साल लग जाते थे। ऐसा लग रहा था कि उसका नया कंपेनियन बिल्कुल साधारण नहीं था। लॉक ने थियो से कहा, अब जब तुम्हारा रियल्म एक खास लेवल तक पहुँचेगा तब तुम मेरी आवाज सुन पाओगे। उस समय तुम इस एंसेस्ट्रल पावर का इस्तेमाल भी कर सकोगे। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए मेरा रिवाइवल जरूरी है। याद रखना, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 3 साल बचे हैं। अब मैं एंशिएंट कोवेनेंट को सील करती हूँ। 1000 साल बाद मिले मेरे नए कंपेनियन, मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार करूंगी। लेकिन जब थियो हिडन रियल्म से निकलकर ट्रायल ग्राउंड में वापस आया तब ब्लूमिंग फेस्टिवल खत्म होने में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। अगर वो सामान्य तरीके से मैजिकल बीस्ट्स का शिकार करता तो समय रहते फर्स्ट प्लेस तक पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे में उसके पास दूसरों की बेल्स छीनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थियो सोचने लगा कि पिछली जिंदगी में एक्सियोन फर्स्ट प्लेस पर आया था और इस बार भी शायद वही हुआ होगा। दूसरे शब्दों में, अगर वो एक्सियोन को हरा दे तो फर्स्ट प्लेस उसका हो जाएगा। तभी उसके पीछे लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनाई दी। थियो ने मुड़कर देखा तो रे उसकी तरफ आ रही थी और वो बुरी तरह घायल थी। थियो चौंक गया। कोई मैजिकल बीस्ट तुम्हें इतनी बुरी तरह कैसे घायल कर सकता है? क्या हुआ? इवाई लड़खड़ाते हुए बोली, वो बाद में, पहले वेस्ट की तरफ चलो। रे गिरने ही वाली थी कि थियो ने उसे पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसकी तलवार को छुआ, यंग ड्रैगन रेजोनेंस एक्टिवेट हो गया और उसने रे की मेमोरीज देख ली। उन मेमोरीज में एक्सियोन ने थियो को बाहर निकालने के लिए 4th ट्रेनिंग ग्राउंड के सभी लोगों को पकड़ लिया था और क्योंकि रे ने एक्सियोन को रोकने की कोशिश की थी, उसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी वजह से उसके पूरे शरीर पर चोटें थी। थियो ने कभी नहीं सोचा था कि दूसरी जिंदगी मिलने के बाद भी एक्सियोन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक्सियोन की बदकिस्मती थी कि थियो अब वो इंसान नहीं था जो चुपचाप मार खाता रहे। उधर एक्सियोन के एक आदमी ने रिपोर्ट दी, थियो आखिरकार दिखाई दे गया है। इस रफ्तार से वो बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। ये सुनकर एक्सियोन के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। थियो रागनार, आखिर तुम खुद को रोक नहीं पाए। तभी एक सख्त आवाज सुनाई दी, लॉर्ड एक्सियोन, कृपया मत भूलिए, आपको सिर्फ हॉस्टेजेस का इस्तेमाल करके रेलिक की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। थियो को हम संभालेंगे। जब तक हम उसे खत्म करते हैं तब तक आप समनिंग ऑर्ब का इस्तेमाल करके आसपास के एग्जामिनर्स का ध्यान भटकाइए। एक्सियोन को अपने अंकल की बात याद आ गई और उसने मन मारकर कहा, फिक्र मत करो, मैं अपना काम करूंगा। उसी समय रे ने थियो को चेतावनी दी, तुम एक्सियोन के पीछे नहीं जा सकते। अब एग्जामिनर्स भी उसके साथ मिल चुके हैं। ये अब कंपटीशन नहीं है, ये खास तुम्हारे लिए लगाया गया डेथ ट्रैप है। लेकिन थियो को इसकी परवाह नहीं थी। फिर भी तुम मेरे लिए खड़ी हुई थी
थी, है ना? मैं बहुत समय तक उनकी मर्जी पर जी चुका हूँ। मैं वही किस्मत दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब मुझे बताओ एक्सियोन इस वक्त कहाँ है? दूसरी तरफ वेलिंगटन ने जैसे ही सिबिल द्वारा जमा किया गया सामान देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हल्क्स और उसकी सिस्टर की तरफ देखा। माफ करना, लेकिन लगता है इस बार मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए होगी। उधर थियो रे द्वारा बताए गए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में जो भी मैजिकल बीस्ट सामने आया, उसने उसे खत्म कर दिया। साथ ही वो हालात के बारे में सोचता जा रहा था। सिबिल और बाकी हॉस्टेजेस फिलहाल सुरक्षित होने चाहिए, क्योंकि एक्सियोन के पीछे एड था, इसलिए उसने सब कुछ बहुत सोच समझ कर तैयार किया होगा और वो कोई बेकार की परेशानी नहीं चाहता होगा। एक्सियोन के साथ सीक्रेट ब्यूरो एग्जामिनर्स का मौजूद होना इसी बात का सबूत था। लेकिन थियो को मारने के लिए भेजे गए वही एग्जामिनर्स एक्सियोन की अचानक हरकतों को भी रोकेंगे। आखिर एक्सियोन खुद एक अनकंट्रोलेबल वेरिएबल था और इसी वेरिएबल की वजह से थियो के पास खेल पलटने का मौका था। रे उस दिशा की तरफ देख रही थी जहाँ थियो गायब हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, तुम बचपन से ऐसे ही थे। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इस बार मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। उसी समय सिबिल भीड़ के बीच लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर एक्सियोन ने अपनी तलवार निकाल ली और उसे वही मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक एग्जामिनर ने उसे रोक दिया। लॉर्ड एक्सियोन, कृपया सीक्रेट ब्यूरो डायरेक्टर के आदेश याद रखिए। बेकार की परेशानी मत खड़ी कीजिए। ये सुनकर एक्सियोन सिर्फ गुस्से में दांत पीस कर रह गया। फिर धड़ाम से एक्सियोन सीधे सिबिल के ऊपर जाकर बैठ गया। उसी समय एक्सियोन को एहसास हुआ कि उसके अंकल ने सिर्फ थियो को मारने के लिए सीक्रेट ब्यूरो के 4 अपर रैंक स्वॉर्ड्समैन भेजे थे। यानी आखिर में उसके अंकल को भी यकीन था कि वो अकेले थियो को नहीं हरा सकता। तभी थियो धीरे धीरे सबके सामने आ गया। उसकी नजर वहाँ मौजूद हर इंसान पर घूमी। जब उसने अपने पुराने साथियों को उस हालत में देखा तो उसकी तलवार की पकड़ और मजबूत हो गई। एक्सियोन का भी बातें करने का कोई इरादा नहीं था। अब तक तुम्हें सिचुएशन समझ आ गई होगी, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले थियो ने पूछा, क्या तुम डर गए हो? एक्सियोन थोड़ा रुक गया। तुमने क्या कहा? थियो ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे हारने से डरते हो? अगर नहीं तो ये सब ड्रामा क्यों? देखो कितने लोगों को इकट्ठा किया है तुमने। देखो कितनी नजरें मुझ पर टिकी हुई है। ये हॉस्टेज वाला खेल सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे हारने से डरते हो। नॉर्थ फोर्क के स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने वाले इंसान के लिए ये कितनी शर्म की बात है। अगर मैं गलत हूँ तो सामने आओ और रागनार के तरीके से लड़ो। स्वॉर्ड ड्यूअल, हमारी तलवारें फैसला करेंगी कि विनर कौन है। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी इज्जत बची है तो अगर मैं हार गया तो मेरी जान और जो कुछ भी तुम चाहते हो सब तुम्हारा होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। एक्सियोन हंस पड़ा। रागनार का यूजलेस सन मुझे स्वॉर्ड ड्यूअल के लिए चैलेंज कर रहा है। तुम सच में हद से ज्यादा घमंडी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तभी पास में छिपे एक एग्जामिनर ने कहा, लॉर्ड एक्सियोन, ये सिर्फ सस्ती प्रोवोकेशन है, इसे एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सियोन ने उनकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। तुम सब चुप रहो। क्या तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं इसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ये रागनार की ऑनर से जुड़ा स्वॉर्ड ड्यूअल है। ड्यूअल खत्म होने तक कोई भी बीच में नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली रागनार पावर कैसी होती है। इतना कहकर एक्सियोन ने पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई और स्काई ड्रैगन्स रोर छोड़ दिया। ये देखकर थियो तुरंत हवा में उछला और डीआर ड्रैगन्स 3 क्लॉ से हमला किया। उसी एक अटैक ने एक्सियोन की स्वॉर्ड टेक्निक को सामने से तोड़ दिया। थियो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी को कुछ सिखाने के लायक हो? एक्सियोन ने दांत भींच लिए। बुरा नहीं। इसके बाद दोनों फिर टकरा गए। कई बार तलवारें भिड़ी, लेकिन कोई भी दूसरे पर बढ़त नहीं बना पा रहा था। एक्सियोन मन ही मन सोच रहा था, स्ट्रॉन्ग, इसकी ग्रोथ सच में पागलपन है, लेकिन अभी भी काफी नहीं। मैं इसकी हर मूव प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अगले ही पल उसने अपने हाथ की तलवार सीधे थियो की तरफ फेंक दी। थियो चौंक गया। स्वॉर्ड थ्रोइंग टेक्निक। अचानक उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। वही टेक्निक उस मास्क्ड मैन ने इस्तेमाल की थी जिसने उसे मारा था। थियो ने उड़ती हुई तलवार पकड़ ली और धीरे से बोला, तो वो तुम थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिछली जिंदगी में रोज पैलेस को जलाने वाला और उसे बेरमी से मारने वाला मास्क्ड मैन और कोई नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा एक्सियोन था। ट्रॉय फैक्शन में स्वॉर्ड थ्रोइंग को मेन टैक्टिक की तरह इस्तेमाल करने वाला भी सिर्फ एक्सियोन ही था। आखिर इतनी घमंडी हरकत और कौन कर सकता था कि बार बार अपना वेपन खोने का रिस्क उठाए। अब तक ये सिर्फ थियो का शक था, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया। उसी पल थियो के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। उसने हाथ में पकड़ी तलवार को एक ही पकड़ में तोड़ दिया। पहले भी
भी और अब भी तुम लोगों को मुझे और मेरे साथियों को खत्म किए बिना चैन क्यों नहीं मिलता, लेकिन मैं अब वो आसान शिकार नहीं हूँ जो पिछली जिंदगी में था। इस बार न मैं मरूंगा और न मेरे साथी। एक्सियोन ने सोचा थियो उसकी स्वॉर्ड थ्रोइंग टेक्निक कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तलवार से बचने के बाद उसे एहसास हुआ कि थियो अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था। क्या इस आदमी ने ब्लूमिंग फेस्टिवल के फर्स्ट राउंड में भी अपनी ताकत छिपा कर रखी थी? अगले ही पल थियो एक्सियोन के सामने पहुंच चुका था। उसकी तलवार पूरी ताकत के साथ तैयार थी। एक्सियोन ने तुरंत रिएक्शन दिया और अपनी तलवार उठाकर ब्लॉक किया। दोनों की तलवारें टकराई और चिंगारियां उड़ने लगी, लेकिन फिर भी एक्सियोन पूरी तरह अटैक नहीं रोक पाया और थियो की तलवार उसके गाल को काटती हुई निकल गई। थियो ने उसकी तरफ देखकर कहा, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? ये जो रागनार पावर की बातें करते हो वो मुझे कब दिखाओगे? इतना कहते ही थियो ने एक्सियोन की तलवार उसके हाथ से उड़ा दी। फिर उसने कहा, एक्सियोन, क्या तुम्हें पता है पेट में तलवार घुसने का एहसास कैसा होता है? उसी समय थियो की तलवार एक्सियोन के पेट की तरफ तनी हुई थी। उधर वेलिंगटन जमीन पर पड़े खून के निशान देख रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि ये किसी मैजिकल बीस्ट का काम नहीं था, किसी को यहाँ से उठा कर ले जाया गया है और इतनी हिम्मत सिर्फ एक्सियोन ही कर सकता है। लगता है उसने यंग मास्टर थियो को बाहर निकालने के लिए बाकी लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। शायद वो ब्लूमिंग फेस्टिवल के सेकंड राउंड में ही थियो को खत्म करना चाहता है। ये सुनकर हल्क्स गुस्से में बोला, वो एक्सियोन सच में घटिया इंसान है, सबकी नजरों से छिपकर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है? लेकिन एरिका का मानना था कि ब्लूमिंग फेस्टिवल के दौरान ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। वेलिंगटन ने सिर हिलाया। भले ही रागनार ताकत को सबसे ऊपर मानता हो, लेकिन ऐसी हरकत को कभी माफ नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मुझे रागनार की ये सोच पसंद नहीं है। मैं अपने साथियों को बचाने जा रहा हूँ। अगर यंग मास्टर थियो यहाँ होते तो वो भी यही करते। अगर तुम लोग मदद करोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। हल्क्स ने तुरंत हामी भर दी। कोई दिक्कत नहीं सिस, तुम भी चल रही हो ना? लेकिन एरिका को कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ आई थी क्योंकि सोचा था थियो को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन अब तक उसकी एक झलक भी नहीं मिली। और वैसे भी मुझे कमजोर आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें बचाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। वेलिंगटन ने कहा, मुझे पता है तुम यंग मास्टर थियो से क्यों मिलना चाहती हो। मैं वादा करता हूँ अगर अभी मेरी मदद करोगी तो तुम्हारा मकसद पूरा होने के काफी करीब पहुँच जाओगी। आखिरकार तीनों तैयार हो गए और पूरी रफ्तार से टारगेट की तरफ निकल पड़े, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि वाइवन गैदरिंग के कुछ लोग उनके रास्ते में आ खड़े हुए। काफी समय हो गया वेलिंगटन, पहले तुमने हमें छोड़ दिया और उस कचरे थियो के पीछे घूमने लगे। अब रैंक फैमिली के उस बेवकूफ भालू के साथ भी घूम रहे हो। वेलिंगटन ने आखिरी बार समझाया, मैं किसी पुराने दोस्त के साथ तलवार नहीं भिड़ाना चाहता। रास्ते से हट जाओ। लेकिन ऑरलैंड अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये देखकर वेलिंगटन ने भी बात बढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, फिर हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। उधर थियो और एक्सियोन की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तभी छाया में छिपा एग्जामिनर लियम अचानक बीच में कूद पड़ा। माफ कीजिए लॉर्ड एक्सियोन, आपने पहले ही काफी बहादुरी दिखाई है। ब्लूमिंग फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं हर सजा स्वीकार कर लूंगा। इतना कहते ही उसने थियो की तलवार को जोर से हटाया और अपने आदमियों को एक्सियोन की रक्षा करने का आदेश दिया। फिर खुद थियो के सामने आकर खड़ा हो गया। लियम की तलवार बिजली की तरह थियो के सीने की तरफ बढ़ी, लेकिन थियो ने सिर घुमाकर हमला बचा लिया। अगले ही पल उसने अपनी पोजीशन संभाली और पूरी ताकत से लियम पर पलटवार कर दिया। लियम को मानना पड़ा कि चाहे एक्सियोन हो या यहाँ मौजूद नए अपर रैंक स्वॉर्ड्समैन, थियो किसी से कम नहीं था। लेकिन फिर भी लियम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। सच में अफसोस की बात है, तुम्हारे जैसा टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ट्रॉय फैक्शन की खातिर मुझे तुम्हें यही मारना होगा। मगर लियम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी समय उसे पीछे से अपने ही साथी के हाथों वार झेलना पड़ेगा। उसने हैरानी से पूछा, यंग मास्टर, आपने ऐसा क्यों किया? अब तक एक्सियोन पूरी तरह जुनून में डूब चुका था। तुम बीच में इसलिए आए क्योंकि तुम्हें लगा मैं हारने वाला हूँ, है ना? ये मेरा अपमान है, एक एयर का अपमान। थियो रागनार, मैं मानता हूँ कि तुम मजबूत हो गए हो, लेकिन तुम मुझसे कमजोर होने चाहिए, तभी सब सही लगता है। नॉर्थ का शासक मैं बनूंगा, रागनार की गद्दी पर मैं बैठूंगा। फिर मैं तुम जैसे आदमी से यहाँ कैसे हार सकता हूँ? जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। लियम को घायल देखकर बाकी अपर रैंक स्वॉर्ड्समैन उसकी तरफ दौड़े। कमाल है, हमें पता था कि लॉर्ड एक्सियोन लापरवाह है, लेकिन इतना आगे चले जाएंगे ये नहीं सोचा था। मगर लियम उन पर ही चिल्ला पड़ा, खड़े क्या हो? लॉर्ड एक्सियोन की मदद करो। अगर वो यहाँ मारे गए तो हम सबकी मौत तय है। उधर एक्सियोन को पहली बार एहसास हो रहा था कि जिसे वो कभी कचरा समझता था वही अब उस पर भारी पड़ रहा है। नामुमकिन, तुम जैसे कचरे
को तो मैं कभी भी कुचल सकता था। मैं एक्सियन हूँ, नॉर्थ का अगला शासक, रागनार की गद्दी का असली हकदार। मैं यहाँ कैसे हार सकता हूँ? थियो ने तलवार की पकड़ और मजबूत कर ली। तुम्हारी इस पागल महत्वाकांक्षा की वजह से मेरे आसपास के लोग एक एक करके मरते गए। अगर तुम अब भी नहीं रुके तो मैं अपनी ताकत से इस महत्वाकांक्षा को यही खत्म कर दूंगा। अगले ही पल दोनों ने एक साथ अपनी पूरी ताकत से अटैक किया। वहाँ मौजूद कोई भी इंसान अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। नॉर्थ फोर का सबसे घमंडी और सबसे ताकतवर माना जाने वाला एक्सियन ब्लूमिंग फेस्टिवल के दूसरे राउंड में मारा जा चुका था। जब लियम को होश आया तो वो दहाड़ पड़ा। मार डालो से, उस हरामी को अभी मार डालो। थियो अच्छी तरह जानता था कि अपनी पूरी ताकत में भी वो एक साथ 4 अपर रैंक स्वॉर्ड्समैन का सामना नहीं कर सकता। ऊपर से आखिरी हमला उसकी बची खुची मना भी लगभग खत्म कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मदद आने तक टिके रहना। लेकिन वेलिंगटन ने उसे निराश नहीं किया। यंग मास्टर थियो, मुसीबत में फंसे साथी की मदद करना बिल्कुल स्वाभाविक है, बाकी हम संभालेंगे। एग्जाम के दौरान एग्जामिनर का बीच में कूदना ही बड़ा जुर्म है और तुमने तो सीधे एक पार्टिसिपेंट पर हमला कर दिया। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या हो सकती है? उस पल लियम समझ गया कि मामला पूरी तरह हाथ से निकल चुका है। थियो को मारना तो दूर, लॉर्ड एक्सियन भी मर चुका था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मन ही मन फैसला किया, अगर ऐसा है तो यहाँ मौजूद हर गवाह को हमेशा के लिए चुप करा देना ही बेहतर होगा। ये सोचकर लियम ने वो डिवाइस बाहर निकाला जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। लियम का प्लान था कि आसपास के सारे मैजिकल बीस्ट्स को यहाँ खींच लाया जाए और फिर एक नकली हादसा दिखाकर अपने सारे जुर्म छिपा दिए जाएं। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि डिवाइस चालू करने से पहले ही 4 दूसरे एग्जामिनर्स वहाँ पहुँच गए और पीछे से उसे दबोच लिया। सेल्फोर्ड ने बाकी 3 अपर रैंक स्वॉर्ड्समैन को ठंडी आवाज में चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। अगर लियम जैसा हाल करवाना है तो लड़ाई जारी रखो। एक पल में पूरा खेल पलट गया। जब थियो को यकीन हो गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब जाकर उसने अपनी तलवार नीचे की। वो अब तक सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर खड़ा था। जैसे ही उसका तनाव टूटा, रे ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, उसे उस हालत में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। थियो, तुम हद से ज्यादा लापरवाह हो गए थे। आखिर इतना आगे जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन थियो के आसपास खड़े लोगों की आंखों में जो भरोसा और सम्मान था, वही उसका जवाब था। सिबिल और बाकी लोग बोले, यंग मास्टर, आप हमारे लिए इतनी दूर तक गए, अब अगर हम मर भी जाएं तो कोई पछतावा नहीं रहेगा। ये सुनकर थियो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब समझे, यही वो ताकत है जिसे मैं हमेशा हासिल करना चाहता था। दूसरा राउंड खत्म होने के बाद असेंडिंग ड्रैगन फ्रेल ने सबके सामने नतीजे घोषित किए। 1121 पॉइंट्स के साथ थियो फिर से पहले स्थान पर रहा। उसके बाद वेलिंगटन, एरिका और रे का नाम आया। कुल 45 लोग इस राउंड को पास कर पाए। फ्रेल ने आगे कहा, जो लोग दूसरा राउंड पास कर चुके हैं उन्हें अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन से जूनियर स्वॉर्ड्समैन का दर्जा दिया जाता है। अब तुम आधिकारिक तौर पर रागनार स्वॉर्ड्समैन कहलाने के हकदार हो। लेकिन ब्लूमिंग फेस्टिवल अभी खत्म नहीं हुआ है। लोग अभी भी हैरान थे कि तभी फ्रेल ने कहा, जिन लोगों ने तीसरे राउंड में जाने की योग्यता हासिल की है वे हाथ उठाएं। वेलिंगटन, एरिका, रे और थियो आगे आ गए। असल में पूरे इलाके में फैली मैजिकल बेल्स के अंदर अलग अलग इनकेंटेशंस छिपी हुई थी। जो लोग उनकी शक्ति को समझ लेते थे वही तीसरे राउंड में पहुंच सकते थे। थियो को अब यंग ड्रैगन रेजोनेंस की मदद मिल चुकी थी, इसलिए वो उन इनकेंटेशंस के अंदर छिपे राज तुरंत समझ गया। ये देखकर एफआरएल काफी खुश हुआ। एक व्यक्ति का क्वालिफाई करना भी बड़ी बात होती है, लेकिन इस बार 4 लोग हैं। ये रागनार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले थियो आगे बढ़ा। मुझे थंडर ब्रीदिंग मेथड मिली है। इसके 5 स्टेज है, इन्फ्यूजन, मैनिफेस्टेशन, कंट्रोल, एक्सपांशन और स्वॉर्ड। आमतौर पर लोग मैनिफेस्टेशन तक पहुंच जाएं तो बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन जब फ्रेल ने देखा कि थियो पहले ही कंट्रोल स्टेज तक पहुंच चुका है तो वो खुद भी चौंक गया। मगर असली झटका अभी बाकी था। थियो ने थंडर पावर को और आगे बढ़ाया और सीधे एक्सपांशन स्टेज तक पहुंच गया। अगले ही पल उसने तलवार खींची और फ्रेल पर सीधा हमला कर दिया। हमला बेहद ताकतवर था, लेकिन 9 ड्रैगन्स में गिने जाने वाले फ्रेल के सामने अभी भी कम पड़ गया। फ्रेल ने सिर्फ एक हाथ से वाटर टाइट ब्रीदिंग मेथड इस्तेमाल की और थियो का वार रोक दिया। फ्रेल मुस्कुराया, बहुत अच्छा, अब तुम सच में अपने एग्जामिनर को चैलेंज करने लायक बन चुके हो। इस प्रदर्शन के लिए मैं तुम्हें 1000 बोनस पॉइंट्स देता हूँ। इसके बाद वेलिंगटन को 500 बोनस पॉइंट्स मिले, जबकि एरिका और रे को 300 से 300 पॉइंट्स दिए गए। पुराने फेस्टिवल्स में 1000 पॉइंट्स पार करने वाला इंसान लगभग पक्का
का विजेता माना जाता था, लेकिन इस बार 4 लोग उस स्तर तक पहुंच चुके थे। रागनार के लिए ये बेहद खास साल था। इसके बाद फ्रेल ने बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को वापस भेज दिया और तीसरा राउंड शुरू हुआ। अचानक एक बहुत भारी दबाव चारों उम्मीदवारों के ऊपर उतर आया। थियो का दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि उस दबाव में उसे लॉक की ऑरा महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि तीसरे राउंड में फैमिली हेड से मुलाकात होने वाली है। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी, अगर ऊपर फैमिली हेड इंतजार कर रहा है तो फिर उसे लॉक की ऑरा क्यों महसूस हो रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉक का दिल फैमिली हेड के पास हो? इसी बीच फ्रेल ने कहा, जो भी इस ड्रैकोनिक प्रेजेंस को पार कर लेगा वही फैमिली हेड से मिलने का हकदार होगा। थियो ने तुरंत वेलिंगटन, रे और एरिका को चेतावनी दी, जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मुझे लगता है फैमिली हेड हमारी ताकत नहीं बल्कि मना को कंट्रोल करने की क्षमता को परख रहा है।